एक पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ और डेयर का एक राउंड हार जाती है। उसकी सजा होती है कि वो उस इंसान को कॉल करे जिससे उसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पछतावा है। वो दूसरी तरफ की आवाज से पूछती है, अगर मैं अभी अपना रिलेशनशिप छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे? उधर से जवाब आता है, रखूंगा। पूरा कमरा एकदम चुप हो जाता है। सबको लगता है कि मैं गुस्से में टेबल पलट दूंगा और सीन क्रिएट कर दूंगा, लेकिन इसके बजाय मैं शांत तरीके से अपनी उंगली से रिंग निकाल देता हूँ। वैसे भी हमने कभी ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया था, अभी भी टाइम है पीछे हटने का। चलो यही खत्म करते हैं। मैं उसके रास्ते से हट जाता हूँ। वो कुछ बोले उससे पहले ही मैं दरवाजे से बाहर निकल चुका होता हूँ। वापस जाते वक्त मैं जिंगबेई को कॉल करता हूँ। मॉम डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं घर आकर शादी करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ईथन, हमें पता था तुम आखिर मान जाओगे। तुम जॉन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुम इतने साल एक्सपीरियंस लेने बाहर जाने की जिद नहीं करते तो कब का फैमिली बिजनेस संभाल चुके होते। तुम्हारे पापा और मैंने पहले से ही एक लड़की देख रखी है, बस तुम्हारे हाँ बोलने का इंतजार था। उनकी आवाज में राहत सुनकर मेरे अंदर गिल्ट सा आने लगता है। मेरी आवाज खुद ब खुद नरम हो जाती है। सब कुछ आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बहुत बढ़िया, शादी 19 जनवरी को फिक्स है। तुम कब वापस आ रहे हो? क्या हम तुम्हारी होने वाली पत्नी से पहले मिलवा दे? मैं जल्दी अरेंज कर सकती हूँ। मॉम की लगातार बातें सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। सच कहूँ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ। मुझे इन डिटेल्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बीच में ही रोक देता हूँ। मैं घर आके आपका थोड़ा बोझ कम करना चाहता हूँ। शादी तो बस डील का एक हिस्सा है, पहले मिलने की जरूरत नहीं है। आप लोग शादी संभाल लो, मैं एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा। मेरे ये शब्द अभी खत्म भी नहीं होते कि बेडरूम का दरवाजा खुल जाता है। मैं आवाज सुनकर पलटता हूँ। ब्लेयर अंदर आती है और उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी होती है। शादी? किसकी शादी? मैं बिना कुछ समझाए फोन काट देता हूँ और कैजुअल सा बहाना देता हूँ। एक दोस्त की शादी है, वो चाहता है कि मैं उसका ग्रूम्समैन बनूं। उसके चेहरे का टेंशन तुरंत खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ नहीं पूछती। मैं फोन टेबल पर रखता हूँ और बाथरूम की तरफ चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पानी चलने की आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंजने लगती है। तभी मेरा फोन टेबल पर चमकने लगता है। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, फिर फोन अनलॉक करता हूँ। कॉन्टेक्ट में सेव नाम काई से एक मैसेज आता है, तुम्हें याद है तुमने तब क्या कहा था? तुम सच में ईथन से शादी करने वाली हो क्या? ये शब्द मुझे सीधा सीने में मुक्का मारने जैसे लगते हैं। मेरा हाथ वहीं रुक जाता है। मैं धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और मुझे दिखता है करीब 10 मिनट पहले ब्लेयर ने मैसेज भेजा था, काई 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां बर्थडे है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? मैं फोन नीचे रख देता हूँ और सोफे पर पीछे झुक जाता हूँ। पुरानी यादें अपने आप आने लगती। मैं 18 साल का था जब मेरी आंटी शादी के लिए चीन लौटी थी। मैं भी उनके साथ आया और यूनहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ताकि कॉलेज लाइफ खुलकर जी सकूं। और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। सीनियर ईयर में एक फ्रेशर वेलकम कॉन्सर्ट में मैं आखिरी समय पर अपने दोस्त की जगह स्टेज पर परफॉर्म करने चला गया। मैंने अपना पीस बजाया और स्टेज से नीचे उतरा। जैसे ही मैं मुड़ा वो वहां खड़ी थी, ब्लेयर सफेद ड्रेस में, हाथ में छोटा सा बुके लिए, दरवाजे के पास खड़ी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और वो सीधे मुझे देख रही थी। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं एक खूबसूरत चेहरे के आगे जल्दी पिघल जाने वाला इंसान था। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। उसके बाद हम रोज चैट करने लगे। हर जगह टकराते रहते थे जैसे सब कुछ पहले से लिखा हो। 3 महीने बाद ब्लेयर ने प्रपोज कर दिया। मैं जवान था, नादान था और पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। तब से हम साथ हैं, 21 से लेकर 28 तक, पूरा 7 साल। इन 7 सालों में मेरा परिवार मुझे बार बार घर बुलाकर अरेंज मैरिज के लिए कहता रहा, लेकिन मैं हर बार मना करता रहा। मैंने कई बार उसके साथ फ्यूचर की बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शादी का टॉपिक आता, ब्लेयर ऐसे बचती जैसे वो जहर। कभी भी उसने सीधे इस बारे में बात नहीं की। शुरू में मैंने खुद को समझाया कि शायद वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन जितनी बार ऐसा हुआ उतना ही मुझे समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर 2 हफ्ते पहले एक लेट नाइट पार्टी में नशे में हुई बातों में सच सामने आ गया। ब्लेयर का दिल हमेशा से काई के लिए था। वो उसका बचपन का प्यार था। समस्या ये थी कि ये फीलिंग सिर्फ एक तरफ से थी। काई उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था। जिस रात वो पहली बार मुझसे मिली थी उस वक्त काई किसी और के साथ था, और जब मैंने स्टेज पर पियानो बजाया तो मैं उसे थोड़ा बहुत उसी इंसान जैसा लगा जिससे वो सच में प्यार करती थी। अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए और उसे छुड़ाने के लिए उसने मुझे चुना। आने वाले सालों में काई एक के बाद एक रिलेशनशिप में रहा, कई सारे। हर बार जब ब्लेयर सुनती कि उसका ब्रेकअप हुआ है वो उसके पास जाने का सोचती, लेकिन उससे पहले ही वो किसी नए के साथ जुड़ जाता और हर बार उसके दिल का दर्द थोड़ा और बढ़ जाता। ऐसे ही 7 साल निकल गए। हम कभी अलग नहीं हुए और ब्लेयर ने इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा। काई के उसके पास वापस आने का इंतजार, उस मजाक का इंतजार जो उसने बचपन में कहा था, ब्लेयर अगर हम दोनों 28 की उम्र तक सिंगल रहे तो ट्राई करेंगे, क्या कहती हो? इसलिए हर साल वो उससे ये बात दोहराती थी और इस साल आखिर वो टाइम आ गया था। काई का 28वां बर्थडे करीब था। मैं उसके फोन में उनकी चैट स्क्रॉल करता हूँ और हल्का सा हंस देता हूँ। उसके बर्थडे में अब सिर्फ 33 दिन बचे हैं। उसी दिन मैंने खुद के लिए डिसाइड कर लिया था कि सब खत्म करके घर लौट जाऊंगा। ब्लेयर स्टडी में चली जाती है। मैं उठता हूँ,
लाइट बंद करता हूँ और वापस बेड पर लेट जाता हूँ। थोड़ा समय बीतता है, कमरा पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। हल्के कदमों की आवाज फर्श पर सुनाई देती है। उसके फोन की हल्की रोशनी नाइट स्टैंड पर रखी जाती है। वो मेरे पास आकर लेट जाती है। खामोशी लंबी खींच जाती है। जब उसकी सांसें धीमी और स्थिर हो जाती है तब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं हाथ बढ़ाकर उसका फोन उठाता हूँ और उनकी चैट खोलता हूँ। पिछली बार देखने के बाद एक नया मैसेज आया था, सिर्फ 4 शब्द, अभी भी तुम्हें सोच रही हूँ। सिंपल शब्द है, लेकिन मैं साफ देख सकता हूँ कि वो ये टाइप करते वक्त कैसी दिख रही होगी। अपने होंठ काटते हुए, स्क्रीन को घूरते हुए एक लंबा मैसेज लिखकर डिलीट करती होगी और फिर से शुरू करती होगी। हर शब्द बहुत सोच समझकर चुन रही होगी। डर रही होगी कि ज्यादा ना बोल दे और ये भी डर की कम ना रह जाए। ऐसी केयरफुल और छुपी हुई फीलिंग्स सिर्फ काई के लिए ही होती है। मेरे होठों पर कड़वी सी मुस्कान आ जाती है। वो 28 साल वाले प्रॉमिस का काउंटडाउन कर रही है, उसके हाँ बोलने का इंतजार कर रही है। मैं पूरी रात आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ। मुझे नींद नहीं आती। सुबह की रोशनी आती है, मैं उसके हिलने की आवाज सुनता हूँ और खुद को जगने देता हूँ। आज जल्दी घर आ जाना। वो स्किन केयर लगा रही होती है और मुझे थोड़ा कंफ्यूज होकर देखती है। कुछ हुआ है क्या? मैं एक पल रुकता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, भूल गई क्या? वो थोड़ा सख्त हो जाती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। पिछले 2 हफ्तों से उसके दिमाग में सिर्फ वही आने वाला प्रॉमिस चल रहा था और उसका क्या मतलब हो सकता है? उसके पास किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं थी, अपने खुद के बर्थडे के लिए भी नहीं। मैं सोचता हूँ उन 2 महीनों के बारे में जो मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान करने में लगाए थे। सारी मेहनत बेकार चली गई। मेरे सीने में हल्का सा मीठा और कड़वा एहसास आता है। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस भी नहीं करती। सिंपल रखना, पहले की तरह इतना सब करने की जरूरत नहीं। हर साल में उसके लिए पूरा जोर लगा देता था, सिर्फ उसकी मुस्कान देखने के लिए, और उसने कभी इसे खास महत्व नहीं दिया। तो जब वो अब ये बोलती है, मेरे जवाब में हल्की सी खुद पर हंसी होती है। पार्टी पहले से अरेंज है, सबने आने को कहा है, अब कैंसिल नहीं कर सकता। 3 महीने पहले मैंने ये बुक कर लिया था, जब मुझे ये सब पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो मैं ये सब करता ही नहीं। वो कुछ नहीं कहती, वो अपना फोन उठाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। जाने से पहले मैं उसके माथे पर हल्की सी शिकन देखता हूँ। उस दोपहर में सीधे अपने मैनेजर के ऑफिस जाता हूँ और अपना रिजाइन दे देता हूँ। जब मैं बाहर आता हूँ, हाथ में रिजाइन लेटर होता है। पूरा ऑफिस हिल जाता है। तुम जा रहे हो ईथन? ऐसे ही कुछ पहले से सेट है क्या? सच में घर जाकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी संभालने वाले हो क्या? मैं अपनी चीजें रखता हूँ और हल्की सी मुस्कान देता हूँ। मैं शादी करने जा रहा हूँ। पूरा कमरा एक साथ आह करता है। लियो, जो मेरा सबसे करीबी कलीग है, मुस्कुराते हुए पास झुकता है। क्या उसने आखिरकार हाँ बोल दिया? तुमने अचानक फैसला क्यों बदला? मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करता। मैं टॉपिक बदल देता हूँ। सबका धन्यवाद, आज डिनर मेरी तरफ से। 2 घंटे तक 4-5 कलीग्स के साथ डिनर करने के बाद मैं आखिर होटल पहुंचता हूँ। तब तक रात के 8 बज चुके होते हैं। मैं जल्दी से प्राइवेट रूम की तरफ जाता हूँ। मेरा हाथ दरवाजे पर पहुंचता ही है कि अंदर से आती आवाजें मुझे रोक देती है। बाहर तो बहुत ठंड है। ब्लेयर किसे लेने गई? और कौन? काई में उसके पास ही था। उसका मैसेज आया कि वो आज शहर में वापस आ गया, तो वो खुद उसे लेने भाग गई। सच में वो तो बहुत खुश होगी। आज उसका 28वां बर्थडे है और काई का भी करीब 1 महीने में 28वां बर्थडे आने वाला है। अगर वो अभी वापस आया है तो तुम्हें नहीं लगता कि वो सच में उस प्रॉमिस को पूरा करने वाला है? मैंने सुना है वो फिर से सिंगल है, शायद इसी वजह से वो वापस आया है। लेकिन अगर वो दोनों सच में साथ आ गए तो इथन का क्या होगा? हमने ये बात उससे 7 साल से छुपा रखी है। उसे ये तक नहीं पता कि काई कौन है और वो पूरे टाइम उससे पूरी तरह डिवोटेड रहा है। क्या कर सकते हैं? वो हमेशा से काई के पीछे अटकी हुई है। अगर उसने कमिट कर दिया तो वो ईथन को छोड़ देगी। बस उसकी किस्मत खराब है। अच्छी बात यह है कि उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। टाइम आने पर उसे हैंडल करना आसान रहेगा। वो हम सबके लिए अच्छा रहा है, ब्लेयर के लिए भी, लेकिन हम उसके दोस्त हैं। हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। जब वो दोनों अलग होंगे तो हम उसके लिए आसान बना देंगे। हम खुद सब संभाल लेंगे। उसे एक कार दे देंगे, एक अपार्टमेंट दे देंगे, जो भी। इसे पार्टिंग गिफ्ट बोल देंगे। मैं कॉरिडोर में खड़ा ये सब सुन रहा होता हूँ, बिल्कुल पत्थर की तरह शांत। मैं पहले ही जाने का फैसला कर चुका था। 2 हफ्ते पहले जितना टूटा हुआ था, अब उतना नहीं हूँ। अगर कुछ है तो मुझे ये सब थोड़ा फनी लग रहा है। ब्लेयर मुझे छोड़ने वाली है और उसके दोस्त मुझे पैसे देकर हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 7 साल का रिलेशनशिप और आखिर में ये सब। अच्छी बात यह है कि मैं पहले ही जा रहा हूँ। उसी वक्त कुछ वेटर्स ड्रिंक्स लेकर कॉरिडोर में आते हैं। मैं साइड में हट जाता हूँ। दरवाजा खुलता है। अंदर की सारी बातें एकदम बंद हो जाती है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैं मुस्कुराते हुए अंदर जाता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबको नॉर्मल तरीके से ग्रीट करता हूँ। कुछ मिनट बाद ब्लेयर फिर से दरवाजा खोलकर अंदर आती है और उसके साथ एक अनजान लड़का होता है। मैं उसे चुपचाप ध्यान से देखता हूँ। उसकी 3-4 बातें मुझसे मिलती जुलती लगती है। वो उसे पूरे कमरे में घुमाती है और आखिर में मेरे सामने आकर रुकती है। ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, काई। थोड़ा रुककर वो मेरा इंट्रो देती है। और ये मेरा दोस्त है, ईथन। वो मेरे रिएक्शन के लिए तैयार थी, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं देता। मैं बस कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखता हूँ, फिर एक कदम पीछे हट जाता हूँ और अपने बीच दूरी बना लेता हूँ। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखता हूँ। काई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ब्लेयर का दोस्त हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। काई काफी आसान और मैग्नेटिक टाइप का इंसान है। वो एक
एक करके सबके पास जाता है, हाथ में ग्लास लेकर, और सबको गेम्स और हंसी में शामिल कर लेता है। एक टाइम पर उसके हाथ में कार्ड्स होते हैं और वो खुद से खा नहीं पाता। वो किसी से कहता है कि उसे तरबूज खिला दे। बिना सोचे ब्लेयर अपने फोर्क से एक पीस उठाती है और उसे खिलाती है। वो झुककर कुछ बाइट्स लेता है, फिर उसका आधा रेड वाइन का ग्लास भी पी जाता है। मैं कुछ दूरी पर बैठकर ये सब देखता हूँ। ब्लेयर उस ग्लास को छोड़ती भी नहीं है। वो उसी जगह से बार बार पीती रहती है जहाँ उसके होठ लगे। जब बर्थडे केक आता है तब तक वो साफ तौर पर नशे में होती है, लेकिन रिवाज तो पूरा करना ही होता है। सब लोग गाना गाते हैं और उसे खड़ा किया जाता है कैंडल बुझाने के लिए। शोर वाला कमरा अचानक शांत हो जाता है। मैं उठकर खुद केक उसके पास ले जाता हूँ और कैंडल जलाता हूँ। वो केक के ऊपर लिखे 28 नंबर को घूरती है और अपने सिर को दबाती है। उसकी धुंधली आंखें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूमती है। फिर वो एक उंगली उठाती है। इस साल मैं विश नहीं करना चाहती, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो काई की तरफ इशारा करती है। उसकी नजर थोड़ी लड़खड़ा रही होती है, लेकिन सीधा उसी पर टिकती है। काई, तुम भी लगभग 28 के हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? पूरा माहौल एकदम अजीब हो जाता है। काई थोड़ा चौंक जाता है। नहीं, अभी नहीं। एक पल की खामोशी होती है, फिर कोई धीरे से वाह बोलता है और पूरा कमरा एकदम शोर से भर जाता है। उसके कुछ नशे में धुत दोस्त उछलकर खड़े हो जाते हैं और डगमगाती हुई ब्लेयर को पकड़कर छोटी सी सेलिब्रेशन में खींच लेते हैं, हंसते और नाचते हुए। मैं पूरे टाइम बिल्कुल शांत बैठा रहता हूँ, अपना रोल निभाते हुए, एक ऐसे नॉर्मल दोस्त का जो कुछ भी नहीं जानता। पार्टी आधी रात के बाद तक खिंचती रहती है। जब आखिर में सब लोग चले जाते हैं, मैं ब्लेयर को कार तक छोड़ने जाता हूँ। वो अभी भी उस पल की खुशी में डूबी हुई होती है। मेरे कंधे पर झुकते हुए उसके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। वो आधी रोती हुई बड़बड़ाती है, काई मत जाओ, मेरे साथ रहो। सबको तुम कैसे मिल जाते हो? मैं इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ, हर एक दिन। आगे बैठे ड्राइवर ये सब साफ साफ सुन लेता है। पूरे रास्ते वो चुपचाप हल्की मुस्कान लिए बैठा रहता है। जैसे ही हम कार से उतरते हैं, वो मुझे ब्लेयर को संभालते हुए देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। वो काई से बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं काई नहीं हूँ। अगली सुबह ब्लेयर उठती है और उसे सब याद आ जाता है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। ईथन, कल रात जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे जबरदस्ती ड्रिंक्स पिला दी गई। मैंने शायद कुछ बेवकूफी भरी बातें कह दी होंगी। वो सब शराब की वजह से था। तुम उसे सीरियस मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे कुछ याद रहेगा, और ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी खराब बहाना बनाएगी, लेकिन मैं साथ देता हूँ बिल्कुल शांत रहकर। कोई बात नहीं, मुझे पता है। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो पिछली रात को याद करती है जब उसने मुझे सिर्फ दोस्त बताया था। उसे अंदर से लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से बात संभालने की कोशिश करती है। मैं सबके साथ पीने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने तुम्हें पूरी रात इग्नोर कर दिया। ईथन, क्या तुम नाराज हो? क्या हम आज रात डेट पर चल सकते हैं ताकि मैं ये सब ठीक कर सकूं? मैं नाराज नहीं हूँ। आज दोपहर मुझे कुछ काम है। चलो इसे किसी और दिन करते हैं। वो मानती नहीं है और बार बार कहती है कि वो मुझे मनाना चाहती है। आखिर मैं मान जाता हूँ। उस शाम मैं तैयार होकर लगभग बाहर निकलने ही वाला होता हूँ कि लियो का मैसेज आता है। अरे, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया? वो अभी तुम्हें ढूंढने आई थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं मैसेज पूरा पढ़ भी नहीं पाता कि स्क्रीन पर ब्लेयर का कॉल आ जाता है। मैं कुछ सेकंड उसे देखता हूँ, फिर कॉल उठा लेता हूँ। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी होती है। तुम्हारे ऑफिस से पता चला कि तुमने रिजाइन कर दिया और तुम शादी करने जा रहे हो। मैं कुछ समझाने ही वाला होता हूँ कि वो मुझे बीच में ही काट देती है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अब उसे लग रहा है कि मैं उस पर प्रेशर डाल रहा हूँ, इसीलिए वो इतनी गुस्से में है। मैं अपनी आवाज शांत रखता हूँ। वो बस मजाक था जो मैंने एक कलीग से कहा था। किसी को उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मुझे ब्रेक चाहिए था। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे मजाक मत किया करो। मैं धीरे से मान जाता हूँ। वो पूछती है मैं कहाँ हूँ और कहती है कि शायद वो आ जाए। मैं उसे एड्रेस बताने ही वाला होता हूँ कि मुझे कुछ सुनाई देता है। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई हंस रहा हो। कुछ ऐसा जो बिल्कुल काई की आवाज जैसा लगता है। ठीक है, आखिर मैं कह देता हूँ आने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी से कॉल काट देती है। मैं स्क्रीन को देखता हूँ जो धीरे धीरे अंधेरी हो रही होती है और हल्की सी सूखी हंसी निकल जाती है। अगर वो सच में आना चाहती तो इतनी जल्दी कॉल नहीं काटती। वो बस दिखावे के लिए बोल रही थी। मैं लगभग उसकी बातों में आ ही गया था। मैं एक टैक्सी पकड़ता हूँ और रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता हूँ। स्टाफ मुझे सीधे टॉप फ्लोर के प्राइवेट रूम में ले जाता है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। टेबल पर ढेर सारा खाना रखा होता है, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं होता। वेटर विनम्रता से बताता है, मिस ब्लेयर ने 10 मिनट पहले ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि आप उनके बिना शुरू कर दे। उन्हें एक जरूरी काम से जाना पड़ा है। वो थोड़ी देर से आएंगी। मुझे तुरंत समझ आ जाता है, जरूरी काम। वो काई के पास गई है। तकनीकी तौर पर ये झूठ भी नहीं है। उसके लिए काई से जुड़ी हर चीज इमरजेंसी बन जाती है। मैं अंदर जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। वेटर मेरा नैपकिन खोल कर रखता है और हर डिश के बारे में बताने लगता है। मैं टेबल को देखता हूँ। पूरी टेबल सी फूड से भरी हुई है। यूरोप में बिताए सालों ने मेरे अंदर वेस्टर्न खाने और सी फूड दोनों के लिए गहरी नापसंद छोड़ दी थी। चीन वापस आने के बाद भी ये नहीं बदला। पहले मैं उसके लिए ये सब खा लेता था, अब नहीं। मैं हाथ हिलाकर कहता हूँ, सब हटा दो। सर, मिस ब्लेयर ने इस टेबल का पेमेंट पहले ही कर दिया है। ये काफी महंगा है, इसका कोई रिफंड नहीं है। मैं हल्का सा भौं उठाता हूँ। बैग से कार्ड निकाल कर आगे बढ़ाता हूँ। मुझे पता है, सब हटा दो, नया ऑर्डर इस कार्ड पर डाल दो। चिंता मत करो, मैं पे कर सकता हूँ। वो कभी आती ही नहीं। मैं पेमेंट करता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। घर जाते हुए रास्ते में मेरे पास कई मैसेज आते हैं। ईथन, क्या तुम आज रात बाहर रह सकते हो?
हो? काई अचानक चीन वापस आ गया है। पुराना घर अभी तैयार नहीं है, वहाँ बहुत ठंड है, उसका पेट भी खराब है और वो अकेला नहीं रह सकता। क्या मैं उसे एक रात के लिए यहाँ ला सकती हूँ? क्या ये ठीक रहेगा? वो उसकी देखभाल करना चाहती है लेकिन उसे हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहती। इंटरेस्टिंग। अब मैं साथ देने का नाटक बंद कर चुका हूँ। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? तुम उससे हमारा रिलेशन क्यों छुपा रही हो और कब तक ऐसा करने वाली हो? काफी देर बाद उसका जवाब आता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक डेट 18 जनवरी। किसी और टाइम पर मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अब मुझे सब साफ समझ आ रहा है। 18 तारीख काई का बर्थडे है। अगर उस दिन वो कमिट करता है तो वो बिना सोचे मुझे छोड़ देगी, अगर नहीं करता तो वो वापस आएगी और मुझसे शादी की बात करेगी। सवाल को ऐसे पूछना जैसे कोई डेयर हो, और अगर चीजें खराब हो जाएं तो एक लॉयल बॉयफ्रेंड के सेफ्टी नेट पर वापस आ जाना। सब कुछ पहले से सेट। मुझे मानना पड़ेगा प्लान स्मार्ट है, लेकिन अब मैं तुम्हारा सेफ्टी नेट बनने वाला नहीं हूँ। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं फोन बंद कर देता हूँ, एक होटल बुक करता हूँ, सोने से पहले थोड़ी ड्रिंक लेता हूँ और दोपहर तक सोता हूँ। जब मैं फोन चालू करता हूँ तो ढेर सारे मैसेज आते हैं, ज्यादातर ब्लेयर के होते हैं, कुछ उसके दोस्तों के। तुम कहाँ हो? फोन नहीं उठा रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हमें ऐसे मत डराओ, हम पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे। मेरे मुंह से ठंडी हंसी निकलती है। एक रात फोन बंद करने से लोग डर जाते हैं, और सच तो ये है कि सबको पता है ब्लेयर का दिल कहाँ है। क्या उसे सच में मेरी परवाह है? मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि उसका कॉल आ जाता है। इथन, काई बस एक रात के लिए रुका था, क्या तुम्हें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत थी? अगर तुम नाराज भी हो तो ये तरीका सही नहीं है। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मैं नाराज नहीं था, मेरा फोन बंद हो गया था, बस किसी और टाइम पर वो इस बात को मान लेती, लेकिन आज वो और पूछती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम हर टाइम कॉल उठा लेते हो लेकिन कल रात नहीं उठाए? उसका सवाल मुझे वहीं रोक देता है, और उसी पल पुरानी यादें एक साथ दिमाग में आ जाती है। कुछ साल पहले एक रात ब्लेयर को अचानक पेट में दर्द हुआ था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करना चाहती थी, लेकिन गलती से मुझे कॉल कर दिया। मैं तुरंत उसके पास दवा लेकर पहुंच गया था। पिछले साल वो बिजनेस ट्रिप पर विदेश में थी, 7-8 घंटे का टाइम डिफरेंस था। वो भूल गई थी कि मैं किस टाइम जोन में हूँ, और उसने रात के 3 बजे मुझे कॉल कर दिया। मैं जबरदस्ती उठकर लैपटॉप खोला और उसके लिए फाइल ढूंढी। 3 महीने पहले मेरी अपेंडिक्स सर्जरी हुई थी। मैं ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह होश में नहीं था। तभी उसका मैसेज आया, उसे बबल टी चाहिए थी। मैंने नर्स से कहकर उसे मंगवाया। एक के बाद एक ऐसी कितनी ही बातें, हर एक चीज इस बात का सबूत थी कि मैं उससे कितना प्यार करता था, और उसे इनमें से किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। मेरी आवाज में हल्की कड़वाहट और खुद पर हंसी आ जाती है। मैं बस इस डर से हमेशा कॉल उठाता था कि कहीं तुम्हें मेरी जरूरत हो और मैं वहां ना रहूं। लेकिन कल रात तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। मेरे शब्दों का वजन उस पर साफ पड़ता है। 7 साल साथ रहने के बाद भी मैं हमेशा आसान और एडजस्ट करने वाला रहा। हमारे बीच कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था। जब वो कुछ समझाना नहीं चाहती थी तो मैंने कभी जोर नहीं दिया। जब मैं अंदर से थोड़ा हर्ट होता था तो उसकी थोड़ी सी गर्मजोशी ही सब ठीक करने के लिए काफी होती थी। हर दिन हर पल मैं ही सब संभालता था, खाना, प्लान, हमारी लाइफ की हर छोटी बड़ी डिटेल। अंदर से ब्लेयर भी जानती है कि वो इसे झूठला नहीं सकती। मैं लगभग एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। ये याद आते ही उसकी आवाज नरम हो जाती है। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए ही टेंशन में थी, इसलिए मैं थोड़ा रूखा बोल गई। सॉरी ईथन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें मिलने आ जाती हूँ। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, आने की जरूरत नहीं है, और मैं टैक्सी लेकर घर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, हाउसकीपर बताती है कि ब्लेयर अभी अभी बाहर गई है। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, काई ने कॉल किया होगा। हवा में अभी भी किसी मर्द के परफ्यूम की हल्की सी खुशबू है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं चुपचाप हाउसकीपर से कहता हूँ कि खिड़कियां खोल दे। अगले 2 हफ्तों तक मैं ब्लेयर को देखता भी नहीं, जैसे मैं भूल ही गया हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। ना कॉल, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। काई के सोशल मीडिया से मुझे पता रहता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं कुछ पूछता नहीं हूँ। मैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि वो क्या सोच रही है। मेरे लिए अब हर दिन सिर्फ एक काउंटडाउन है। मैं उस इंसान पर अपनी एनर्जी का एक भी हिस्सा और खर्च नहीं करने वाला, जिससे मैं पहले ही अलविदा कह चुका हूँ। न्यू ईयर की रात बर्फ गिरती है, मेरा मूड अच्छा होता है। मैं पूरी शाम फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास बैठकर मूवी देखता हूँ। आधी रात के बाद बाहर पटाखों की आवाज गूंजती है। थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए मैं रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता हूँ और फोन स्क्रॉल करता हूँ। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आती है। मैं सीधा बैठ जाता हूँ और ब्लेयर अंदर आती है, पूरी तरह नशे में। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आती है और शॉपिंग बैग्स का ढेर सोफे पर फेंक देती है। फिर एक एक करके उन्हें मेरे सामने खोलने लगती है। मैंने ये 2 स्कार्फ खरीदे हैं हमारे लिए। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। इथन, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? और ये रोलेक्स है जो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट, पसंद आया? वो सब कुछ एक साथ मेरे हाथ में देने की कोशिश करती है। मैं स्कार्फ उतार देता हूँ, बहुत गर्म है। वो मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगती है। सॉरी, मैं बहुत बिजी थी, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ पाई। क्या तुम फिर से नाराज हो? और पिछली बार मैं नहीं आ पाई, वो भी गलत था। ईथन, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? चलो फिर से शुरू करते हैं, अब से सब अच्छा रहेगा। वो मेरे करीब आकर मुझे किस करने की कोशिश करती है। शराब की स्मेल बहुत तेज होती है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। मैं उसे शांत करता हूँ और धीरे धीरे बेडरूम तक ले जाता हूँ। जब वो सो जाती है, मैं लिविंग रूम साफ करता हूँ और अपना फोन चेक करता हूँ। हर जगह न्यू ईयर पोस्ट भरे हुए हैं। एक पोस्ट मेरा ध्यान खींचती है, काई की 9 फोटो, जिनमें वो एक लड़की के साथ बर्फ में है। उसका कैप्शन है, पहली बर्फ किसी नए इंसान से मिलना। सही इंसान जिससे तुम साफ हो जाता है, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। तो इसलिए वो नशे में घर आई थी, गर्म जोशी दिखा रही थी और मेरे पास आ रही थी। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उसने नया रिलेशन शुरू कर लिया था। बिल्कुल, अगर ऐसा
नहीं होता तो उसे अचानक मेरी याद क्यों आती? मेरे अंदर ठंडी सी नफरत गुजरती है। मैं अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख देता हूँ। अगले कुछ दिनों तक ब्लेयर घर से बाहर बहुत कम जाती है। वो मेरे पास रहना चाहती है ऐसा कहती है। जब मेरा पेट खराब होता है वो मेरे पास बैठकर खिचड़ी बनाती है। जब मैं किसी ट्रैवल एड को ज्यादा देर तक देखता हूँ वो न्यू ईयर के बाद ट्रिप प्लान करने लगती है। वो हर्ट हुई है इसलिए अब वो पहले से ज्यादा मेरे लिए केयरिंग बन रही है, लेकिन अब वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। मैं उसे बस एक अच्छा गर्लफ्रेंड बनने का रोल निभाते हुए देखता हूँ। उसे मुझे खुश करने के लिए इधर उधर भागते हुए देखता हूँ, कुछ सही शब्द बोलकर मुझे मनाने की कोशिश करते हुए देखता हूँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता, जरा सा भी गिल्ट नहीं। इन आखिरी हफ्तों में उसे मेहनत करने दो, इसे पुराने कर्ज चुकाने जैसा समझ लो। ये सोच आते ही मेरे अंदर का बोझ पूरी तरह हल्का हो जाता है। जब बर्फ साफ हो जाती है मेरी मॉम मुझे कई सूट के ऑप्शंस की फोटो भेजती है। वो पूछती है कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन पर एक एक करके उन्हें देखता हूँ और डिटेल्स पर ध्यान देता हूँ। मैं इतना खो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि ब्लेयर मेरे पास आकर खड़ी हो गई है। मुझे पता चलने से पहले ही वो मेरे हाथ से फोन खींच लेती है। उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। वेडिंग सूट? तुम वेडिंग सूट क्यों देख रहे हो? मैं बिल्कुल भी नहीं झपकता। याद है मैंने कहा था एक दोस्त की शादी है, उसका पहले वाला सूट में प्रॉब्लम हो गया, अब वो नया चुन रहे हैं और उन्होंने मुझसे राय मांगी है। उसका शक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो मुझे फोन वापस देती है। अच्छा मैं भूल गई थी, शादी कब है? शायद मैं भी चलूं? मैं उसे देखता हूँ। मेरे चेहरे पर कुछ बदलता है। 19 जनवरी। सच में चलना चाहती हो? ये तारीख सुनते ही वो एकदम शांत हो जाती है। मैं उसकी आंखों में देखता रहता हूँ और इंतजार करता हूँ। लंबी खामोशी छा जाती है। आखिर वो जबरदस्ती मुस्कान लाकर कहती है मैं सोचूंगी। उस सवाल के बाद ब्लेयर फिर से खोई खोई सी रहने लगती है। दिन ऐसे गुजरते हैं जैसे वो कुछ भारी सोच में डूबी हो। दोस्त की शादी को बहाना बनाकर मैं उसके सामने ही खुलेआम पैकिंग शुरू कर देता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद से 6 साल मैंने इस रिवरसाइड अपार्टमेंट में बिताए हैं। मेरी चीजें हर कोने में फैल चुकी है। मैं सिर्फ वही सामान पैक करता हूँ जो मैंने खुद खरीदा था, बाकी सब यहीं छोड़ देता हूँ। जिंग बे वापस जाने के बाद सब मेरा ही होगा। जो कमी होगी मैं फिर से खरीद दूंगा, बाकी सब यहीं रहने देता हूँ। कभी कभी ब्लेयर पास आकर बॉक्सेस देखती है, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं है। मुझे पता है उसका ध्यान कहाँ है। वो बस काई के बर्थडे पार्टी के इन्विटेशन का इंतजार कर। उसे ये तक नहीं दिखता कि मैं धीरे धीरे अपनी हर पर्सनल चीज हटा रहा हूँ। जब तक वो कपल वाली चीजें अपनी जगह पर है जिन्हें मैं पहले संभाल कर रखता था, उसे कुछ शक नहीं होगा। उसके दिमाग में तो मैं उससे पूरी तरह प्यार करता हूँ, बिना किसी शर्त के। तो उसे क्यों लगेगा कि मैं सच में उसे छोड़कर जा रहा हूँ? मैं बिल्कुल आसानी से पैकिंग करता हूँ, बिना पीछे देखे। 18 जनवरी। आसमान धुंधला है और बारिश होने वाली लग रही है। ब्लेयर सुबह जल्दी उठ जाती है। वो सोफे पर बैठकर अपने फोन को घूरती रहती है। मैं थोड़ी देर बाद उठता हूँ और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करता हूँ। हाउसकीपर आसमान की तरफ देखती है। मिस्टर जियान, लगता है बारिश होगी, क्या आपको एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना चाहिए? ब्लेयर सिर उठाती है। एयरपोर्ट क्यों? शादी तो कल है। तुमने कहा था तुम सोचोगी। अब क्या फैसला किया? मैं उसे देखते हुए कैजुअली बोलता हूँ। वो कुछ देर चुप रहती है। बहुत दूर है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। मुझे पहले से यही उम्मीद थी। मैं आखिरी टोस्ट खत्म करता हूँ और बेडरूम में जाकर अपना सामान उठा लेता हूँ। ब्लेयर सीट बेल्ट ठीक से लगाती भी नहीं कि उसका फोन बज उठता है। वो फोन अनलॉक करती है और एक ही पल में उसके चेहरे का शांत भाव टूट जाता है। उसकी खुशी छुपती ही नहीं है। वो फोन गिरा देती है, सीट बेल्ट खोलती है और कार का दरवाजा खोल देती है। फिर उसे याद आता है कि वो कहाँ है। वो खिड़की के पास झुकती है और जल्दी जल्दी बोलती है, ईथन, अचानक ऑफिस का एक जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। ठीक है। 7 साल साथ रहने के बाद मैं उसकी आंखों का हर बदलाव समझ सकता हूँ। वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। मैं बस सिर हिला देता हूँ। ड्राइवर का इंतजार करते हुए मैं सोशल मीडिया चेक करता हूँ और जैसे ही उम्मीद थी, काई ने अभी अभी अपने बर्थडे सेटअप की फोटो डाली। अब उस बर्फ वाली लड़की कहीं नहीं दिखती। मतलब उनका ब्रेकअप हो चुका है और इसका मतलब है कि वो पुराना प्रॉमिस फिर से जिंदा हो गया है। वही प्रॉमिस कि अगर वो 28 साल की उम्र तक सिंगल रहेगा तो वो ब्लेयर के साथ होगा। अब समझ आया वो इतनी खुश क्यों हो गई थी। जब तक ड्राइवर आता है, ब्लेयर पहले ही एक सफेद इवनिंग गाउन पहन चुकी होती है। वो हमारे पास स्पोर्ट्स कार में बैठती है। वो खिड़की नीचे करके हाथ हिलाती है। तुम वापस कब आओगे? मैं बस मुस्कुराता हूँ। मैं कोई जवाब नहीं देता। वो इंतजार भी नहीं करती। स्पोर्ट्स कार तेजी से निकल जाती है और नजरों से ओझल हो जाती है। मैं पैसेंजर सीट पर बैठकर उसे तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। फिर धीरे से कहता हूँ, चलो। हल्की बारिश शुरू हो जाती है। बूंदे शीशे पर बहती है और बाहर की दुनिया धुंधली कर देती है। सब कुछ नरम और पहचान में ना आने वाला सा हो जाता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अलविदा, और इस बार हमेशा के लिए। बोर्डिंग से ठीक पहले मेरे पापा का कॉल आता है, ईथन तुम किस टाइम लैंड करोगे? मैं किसी को लेने भेज देता हूँ। मैं मना नहीं करता, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। पिछली रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। जैसे ही मैं सीट पर बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है। 2.5 घंटे बाद मैं जिंगबे में उतरता हूँ। कैप और सनग्लासेस लगाकर मैं बाहर निकलता हूँ। तभी कोई मेरे सामने आकर रुकता है। ईथन, उसकी आवाज साफ और चमकदार होती है। मैं आधी नींद में आंखें झपकता हूँ और सिर हिलाता हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। मैं उसे देखता हूँ। वो जवान है, खूबसूरत है, ड्राइवर के लिए वैसी नहीं लगती जैसी मैंने
मैंने सोचा था। इन्होंने इसे क्यों भेजा? मैं कार में बैठता हूँ, खिड़की के पास से टिकाता हूँ और फिर से सो जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है, कार एक अनजान विला के सामने खड़ी होती है। ये मेरे घर जैसा नहीं लग रहा। वो हल्के से हंसती है। अभी नहीं, लेकिन कल से होगा। सीधे शब्दों में, ये नए शादीशुदा जोड़े का घर है। ये सुनते ही मैं पूरी तरह होश में आ जाता हूँ। मैं कैप और सनग्लासेस उतार कर उसे देखता हूँ। वो मेरी आंखों में देखती है। उसकी आंखें गर्म और हल्की मुस्कान से भरी होती है। वो मेरे चेहरे का शौक साफ देख लेती है। वो हाथ आगे बढ़ाती है। मैं अपना इंट्रो देना भूल गई। मैं लायरा हूँ। मैं हल्का सा अजीब हंसता हूँ और उसका हाथ मिलाता हूँ। सॉरी, मैं पूरी तरह जागा नहीं था। मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैं ईथन हूँ। वो हल्के से हंसती है, बिल्कुल आराम से। कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए काफी टाइम होगा। उसी वक्त शहर के दूसरी तरफ ब्लेयर एक प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी होती है। वो अपने ड्रेस की सिलवटें ठीक करती है। उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो उसे निकालकर चेक करती है। ड्राइवर का मैसेज आता है, मिस्टर जियांग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। वो थोड़ी देर रुकती है, फिर छोटा सा मैसेज टाइप करती है, लैंड होने पर बता देना। वो गहरी सांस लेती है और खुद को संभालती है। फिर दरवाजा खोल देती है। उसकी नजर सीधे कमरे के बीच में खड़े उस शख्स पर टिक जाती है। वही इंसान जिसका वो सालों से सपना देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो भीड़ के बीच से उसकी तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसे कुछ बातें सुनाई देती है। काई, तुमने इसे बहुत दिन छुपा लिया। आराम से, विश का इंतजार करो, मैं सबको चौंका दूंगा। विश? ब्लेयर का दिमाग सीधे 1 महीने पहले उसके अपने बर्थडे पर चला जाता है। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद भर जाती है। क्या वो मजाक जो उन्होंने 16 साल की उम्र में किया था आज सच होने वाला है? अगले कुछ घंटों तक वो ड्रिंक्स लेती रहती है, अंदर से पूरी तरह टेंशन में। जब केक आता है, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। उसके करीबी दोस्त उसके चारों तरफ खड़े होते हैं। एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुपती। ब्लेयर, तुम्हारा सपना आज पूरा होने वाला है, कैसा लग रहा है? वो बस हल्की मुस्कान देती है और कुछ नहीं बोलती। नाडिया, जो सब देख रही थी, अचानक कुछ याद करती है। वो ब्लेयर के कंधे पर हाथ रखती है। अगर ये सच में हो गया तो इथन का क्या? काई के बर्थडे पार्टी में ये नाम सुनते ही ब्लेयर की मुस्कान गायब हो जाती है। उसके दिल में हल्का सा गिल्ट आता है। उसके दोस्त तुरंत उसे घेर लेते हैं। चिंता मत करो, बस उससे ब्रेकअप कर लो आज ही। वो बस एक आम लड़का है, हैंडल करना आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम संभाल लेंगे। ब्लेयर, बस खुद पर फोकस करो। उनकी बातों के बीच ब्लेयर अपना फोन खोलती है और टाइप करना शुरू करती है, लेकिन उसका हाथ सेंड बटन पे रुक जाता है। उसके दोस्त अधीर हो जाते हैं। कोई उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती दबा देता है। स्क्रीन पर पिछला मैसेज दिख रहा होता है, तुम वहां हो, लैंड होने पर बता देना। और उसके नीचे नया और आखिरी मैसेज, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इन दोनों मैसेज के बीच 3 घंटे का फर्क होता है। अब तक मेरा प्लेन लैंड कर चुका होगा। शायद मैंने ये मैसेज देख भी लिया होगा। वो ये सोच ही रही होती है कि उसके दोस्त उसे आगे खींच लेते हैं। बर्थडे सॉन्ग बजने लगता है। ब्लेयर सांस रोककर खड़ी होती है और काई अपने हाथ जोड़कर विश मांगता है, मेरी 28वीं साल की लाइफ वैसी ही हो जैसी मैंने चाही थी, और अगली बार भी ये विश मैं सेलेस्ट के साथ मिलकर करूं। ये सुनते ही ब्लेयर की मुस्कान 1 सेकंड में गायब हो जाती है। पूरा कमरा रिएक्ट करने लगता है। सेलेस्ट कौन है? इंट्रोड्यूस करो। हंसी और मजाक बढ़ने लगता है और काई के चेहरे पर हल्की सी शर्म दिखती है। मेरी नई गर्लफ्रेंड। तभी दरवाजा खुलता है। एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है, चेहरे पर गर्म मुस्कान के साथ। हाय सब लोग, मैं काई की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम सेलेस्ट है। शोर और सेलिब्रेशन के बीच काई उसका हाथ पकड़ता है और सबको अपने नए रिलेशन के बारे में बताने लगता है। ब्लेयर एक कोने में जाकर पीने लगती है, एक ग्लास फिर दूसरा। उसके दोस्त उसके साथ खड़े रहते हैं। जब सब अच्छे से नशे में हो जाते हैं, नाडिया खड़ी होती है और सीधे काई के पास जाती है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। वो सबके सामने अपनी दोस्त के लिए बोलती है, काई, तुम्हें याद नहीं है तुमने ब्लेयर से क्या प्रॉमिस किया था? सेलेस्ट थोड़ा कंफ्यूज होकर देखती, कौन सा प्रॉमिस? काई का चेहरा एक पल के लिए अजीब हो जाता है, लेकिन नाडिया इतनी नशे में है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोस्त भी बोलने लगते हैं, तुमने कहा था 28 के होने पर तुम ब्लेयर के साथ रहोगे, हमें सब याद है। क्या तुम सच में अपनी बात से मुकर रहे हो? सेलेस्ट की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो काई की तरफ मुड़कर देखती है, क्या ये सच है? वो तो बस सालों पहले नशे में बोला गया मजाक था, कोई उस पर किसी को पकड़ कर नहीं रख सकता। और वैसे भी मैंने ये तब कहा था जब मैं सिंगल होता, अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो ये सब कैसे मायने रखता है? उसके हर शब्द ब्लेयर के दिल में सीधे चुभते हैं। वो एक हाथ से अपना दिल पकड़ती है और दूसरे हाथ से खुद को संभाल कर खड़ी होती है और फिर सबके सामने हंसने लगती है, जोर से टूटती हुई हंसी। तुम सही हो, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा बॉयफ्रेंड है, सब बस एक मजाक था। उसकी बात सुनकर सेलेस्ट संतुष्ट हो जाती है। उसकी मुस्कान वापस आ जाती है। वो काई का हाथ पकड़ती है और आगे बढ़ती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो सच में ये बस एक गलत फहमी थी, मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ब्लेयर, आज वो यहाँ क्यों नहीं है? ब्लेयर का दिमाग खाली हो जाता है, लेकिन वो मुस्कान बनाए रखती है। वो शादी में गया है, वो बिजी है। सेलेस्ट हल्के से सिर हिलाती है, लेकिन काई की आंखों में कुछ बदलता है, हल्का सा शक साफ दिखता है। बॉयफ्रेंड? मैं इतने समय से यहाँ हूँ और तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया, वो है कौन? ब्लेयर के पास कोई जवाब नहीं होता। नाडिया बीच में बोल पड़ती है गुस्से में, इथन उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसके बर्थडे पार्टी में था, सबसे हैंडसम लड़का। काई को अचानक कुछ याद आता है। उस पार्टी की रात एक लड़का जो मुस्कुरा रहा था तब भी कुछ अजीब लगा था, लेकिन उस रात दोनों ने कहा था कि वो सिर्फ दोस्त है, जैसे कपल्स के बीच झगड़ा होता है वैसा। तुम इतने रिलेशनशिप्स में रह चुके हो काई, तुम्हें ये समझ नहीं आता क्या? ये बात सीधे उस पर लगती है। उसका चेहरा लाल से सफेद हो जाता है। वो नाडिया की तरफ देखता है, मानने को
तैयार नहीं, इसीलिए तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। अगर वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे कॉल करते हैं, मैं खुद बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उस कोने में खड़े सब लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, ब्रेकअप वाला मैसेज। काई सब समझ जाता है, वो अपना फोन निकालता है, मेरा कॉन्टेक्ट खोलता है और कॉल लगा देता है। दोस्त उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेलेस्ट उसके सामने खड़ी हो जाती है और सबको रोक देती है। वो कॉल का वॉल्यूम पूरा बढ़ा देता है और स्पीकर ऑन कर देता है। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है, सिर्फ रिंगटोन की आवाज गूंजती रहती है। ब्लेयर अपने हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो दुआ करती है कि मैं कॉल ना उठाऊं और ये भी कि मैंने वो मैसेज अभी तक ना देखा हो। पूरा 1 मिनट रिंग होती रहती है, उसका दिल जैसे बाहर आ जाएगा। जैसे ही सब उम्मीद छोड़ने लगते हैं, कॉल कनेक्ट हो जाता है। मेरी आवाज स्पीकर पर आती है, काई कुछ काम था। ब्लेयर का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके उलट काई हल्की सी मुस्कान देता है, जिसे पढ़ पाना मुश्किल है। कुछ खास नहीं, आज मेरा बर्थडे। सुना है तुम ब्लेयर के बॉयफ्रेंड हो, बस तुम्हें बुलाना था। कुछ सेकंड लाइन पर खामोशी रहती है। ब्लेयर सांस भी ठीक से नहीं ले पाती। मैं अभी जिंगबेई में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल लगती है। ब्लेयर धीरे से सांस छोड़ती है। शायद मैंने अभी तक मैसेज नहीं देखा, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरी हल्की सी हंसी स्पीकर पर गूंजती है। एक बात और, ब्लेयर और मेरा ब्रेकअप हो चुका है काई, बस क्लियर कर रहा हूँ। काई थोड़ा हैरान होता है, लेकिन ज्यादा तो उसे मजा आ रहा होता है। ब्रेकअप कब? अभी करीब 10 मिनट पहले मुझे उसका मैसेज मिल गया। कमरे में खड़े हर इंसान की मुस्कान छुप नहीं पाती। काई तो छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। वो हल्के टोन में बोलता है, लेकिन उसकी नजरें सब पर घूमती है। समझ गया, मैं बता दूंगा। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। थैंक यू। मैं जवाब देता हूँ, हैप्पी 28वां बर्थडे काई। प्यार तुम्हें मिल ही जाए, ये बात जानबूझकर बोली गई थी या नहीं, लेकिन 28वां बर्थडे शब्द पूरे कमरे में भारी पड़ते हैं। सबको समझ आ जाता है कि मुझे सब पता है। कोई कुछ नहीं बोलता। कॉल कट जाती है। कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। पूरा 5 मिनट कोई आवाज नहीं होती। आखिर में सेलेस्ट आगे आती है और मुस्कुराते हुए ब्लेयर को टोस्ट ऑफर करती है। वो धीरे धीरे माहौल संभाल देती है। ब्लेयर अपना आखिरी वाइन का घूंट पीती है और ग्लास जोर से टेबल पर रख देती है। फिर वो बाहर निकल जाती है। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे जाते हैं। दरवाजे पर उसे थोड़ी सी बात सुनाई देती है, काई ये जिंगबेई वाला इथन है शायद। क्यों? कुछ नहीं, जिंगबेई जियांग नाम, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। बैंक्वेट हॉल के बाहर उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं, उसे एक नए कमरे में ले जाते हैं। सब एक साथ बोलने लगते हैं, सच बोलूं ब्लेयर, काई जैसे इंसान से शादी ना करना बुरा नहीं। 7 साल में जितनी एक्सेस रही है उसकी, शादी में उनके लिए अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा। वो दिल तोड़ने वाला इंसान है। पता नहीं तुम किस चीज में फंस जाती। सही कहा, ईथन के साथ रहो। काई में ऐसा क्या है जो ईथन में नहीं है? आज वो खुद हर्ट था, इसलिए ऐसा बोला। घर जाओ, उससे बात करो, सब समझाओ। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगा। दोस्तों की बातों से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वो फोन निकालती है और मैसेज टाइप करती है, ईथन आज मैं एक डेर हार गई। सजा थी कि अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भेजूं और फिर किसी से कॉल करवाकर उसका रिएक्शन देखूं। इसे सीरियस मत लेना। तुम जिंगबेई कब पहुंचे? होटल चेक इन कर लिया? शादी की तैयारी में बिजी हो क्या? कल आ रहे हो या परसों? मैं लेने आ जाऊं? वो मैसेज भेजकर इंतजार करने लगती है। स्क्रीन शांत रहती है। उसकी नजर उसी पर टिकी रहती है। उसका डर बढ़ने लगता है। दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। वो अभी शादी की तैयारी में बिजी होगा। फ्री होगा तो रिप्लाई करेगा, और अगर सच में नाराज है तो हम कल तुम्हारे साथ जिंगबेई चलेंगे। सामने से सॉरी बोल देना। उधर जिंगबेई में मैं होटल रूम में बैठा होता हूँ। लायरा वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। मैं उसका मैसेज खोलता हूँ और पहली लाइन पढ़ते ही हंस पड़ता हूँ। इतनी जल्दी ऐसा बहाना बनाना, दिमाग तो तेज है उसका, लेकिन अब मैं उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। मैं साफ देख सकता हूँ क्या हुआ होगा। सबके सामने रिजेक्ट होने के बाद वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, और वो अजीब कॉल जो अभी हुआ वो सब कुछ कंफर्म कर देता है। शायद पार्टी मेरी सोच से भी ज्यादा ड्रामा से भरी। थोड़ा अफसोस होता है, काश मैं खुद वहां होता और ये सब देख पाता। मेरे मुंह से एक हल्की सी सांस निकलती है। लायरा अपनी ड्रेस ठीक करते हुए मेरी तरफ देखती है। कुछ हुआ? तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई? मैं और ऑप्शंस मंगवा सकती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज कुछ इंटरेस्टिंग मिस कर दिया। शादी की तैयारी का पहला नुकसान। कैसा सीन था बताओ ना। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले ही दिन अपनी फियांसे के सामने एक्स की बात करना सही नहीं लगता। मैं बात घुमा देता हूँ। बस शंघाई के कुछ पुराने दोस्त थे। एक बर्थडे पार्टी में छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। कुछ खास नहीं। वो समझ जाती है कि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो बात वहीं छोड़ देती है। वो लिविंग रूम में जाती है और कुछ स्नैक्स लेकर वापस आती है। भूख लगी है, थोड़ा खा लो, फिर हम बाहर चलेंगे। क्या खाने का मन है? मुझे सच में भूख लगी होती है। मैं उससे पूछता हूँ उसे क्या चाहिए, सब नोट करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। ऑर्डर करते वक्त मेरा दिमाग भटकने लगता है। मुझे पता चलता है कि लायरा लू ग्रुप की तीसरी बेटी है। वो मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बहन उससे 2 साल बड़ी है और एक बहन उससे 5 साल बड़ी है, जो अभी लू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। लायरा को ज्यादातर उसी बड़ी बहन ने पाला है और ये बात साफ दिखती है।
उसका नेचर बहुत ग्रेसफुल है। जियांग और लू फैमिली सालों से करीब है। मेरी फैमिली ने पूरा रिसर्च करके ही इस अलायंस का प्रपोजल रखा था। मॉम के मुताबिक लायरा ने मेरी फोटो देखकर ही हाँ कर दी थी। उसे मैं बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे ये बात पूरी तरह यकीन नहीं होती। मैं यहाँ जियांग ग्रुप की जिम्मेदारी निभाने वापस आया हूँ। ये शादी एक जिम्मेदारी है, कोई फेरी टेल नहीं। शुरू से मैंने इसे एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट की तरह लिया है। अगर काम किया तो ठीक, नहीं किया तो आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ फोटो देखकर प्यार, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। पूरा दिन साथ बिताने के बाद भी हम अभी ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन डिटेल्स झूठ नहीं बोलते। मेरी ये फियांसे सच में अलग है। उसकी खूबसूरती तो साफ दिखती ही है, उसका नेचर भी उतना ही अच्छा है। गर्मजोशी, संतुलन, समझदारी और लोगों से बात करने का तरीका सब सही है। हर तरह से देखूं तो मैं इस अनएक्सपेक्टेड फियांसे से काफी संतुष्ट हूँ। सिर्फ संतुष्ट नहीं, थोड़ा सरप्राइज भी हूँ। मेरे पेरेंट्स की चॉइस सच में अच्छी है। उधर रात भर पीने के बाद ब्लेयर उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करती है। 12 घंटे से ज्यादा हो चुके होते हैं। चैट पूरी तरह खाली होती है। वो आंखें जोर से मलती है और फोन दीवार पर फेंक देती। सब लोग चौंक कर उठ जाते हैं। उसे देखते ही सबकी नींद उठ जाती है। सोचा नहीं था ईथन इतना मुश्किल बनेगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सब उसे दिलासा देने लगते हैं। उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो सब जल्दी से निकलते हैं और सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। बाहर शहर को देखते हुए ब्लेयर को पछतावा होने लगता है। अगर उसे पता होता कि उसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी तो वो कल ही जिंगबे के लिए हाँ कर देती। जितना वो सोचती है उतना ही भारी महसूस होता है। वो खुद को जबरदस्ती संभालती है। शायद यही सही है। कल रात काई ने जो कहा उसके बाद सब खत्म है। वो आखिरकार उसे छोड़ देती है। इतने सालों में कई बार वो छोड़ने वाली थी, लेकिन वो 28 साल वाला प्रॉमिस उसे बार बार रोक लेता था। उम्मीद की आखिरी डोर, खासकर जब वो मेरे साथ रिलेशन में थी, वो अंदर से टूट रही थी। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसे बॉयफ्रेंड का सामना कैसे करे जो उसे सब कुछ देता है, जबकि वो खुद उतना वापस नहीं दे सकती। अब फैसला उसके लिए खुद हो गया है। वो धीरे से बोलती है, अगर वो आज भी नहीं माना तो मैं प्रपोज करने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। ईथन से शादी उसकी फैमिली कभी नहीं मानेगी। वो अच्छा है, हैंडसम है, नेचर भी अच्छा है, लेकिन डेट करना अलग बात, शादी करना अलग, वो तुम्हारे लेवल का नहीं। सब उसकी बात काटने लगते हैं, लेकिन ब्लेयर कुछ नहीं सुनती। वो सीट पर पीछे टिक जाती है और हमारी सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसके 25वें बर्थडे के बाद मैं हर कुछ महीनों में शादी की बात छेड़ता था, बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए। वो हमेशा समझ जाती थी। उसे पता था कि मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही है, लेकिन अपने ही स्वार्थ के लिए वो अनजान बनने का नाटक करती रही। अब हम दोनों की उम्र बढ़ रही है। मैंने उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया है। अब वो इसे खोना नहीं चाहती। चाहे शादी का रास्ता मुश्किल हो, वो कोशिश करने को तैयार है। और इसी तरह वो फैसला कर लेती है। वो जिंगबेई में प्रपोज करने वाली है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजती है, वो वायरल रिंग्स ढूंढो और उनके लिए बोली लगाओ। बोर्डिंग से ठीक पहले रिप्लाई आता है। वो रिंग्स नीलामी में 900 मिलियन में बिक चुकी है। ब्लेयर एक पल के लिए चौंक जाती है। 2 रिंग्स के लिए 900 मिलियन। वो खरीदने वाले का नाम पूछती है। एक ही जवाब आता है, लियू, जिंगबेई की लियू फैमिली। ब्लेयर जैसी हाई सोसाइटी में रहने वाली भी उस नाम की हैसियत जानती है। उसका कनेक्शन लियू फैमिली की सेकंड डॉटर से होता है। वो तुरंत कॉल करती है, ओह वो रिंग्स मेरी थी। मेरी छोटी बहन की आज शादी है, मैंने गिफ्ट के लिए खरीदी थी। तुम थोड़ी लेट हो गई ब्लेयर। लियू फैमिली की सबसे छोटी बेटी की आज शादी है। क्या संयोग है। ब्लेयर अपना शौक छुपाती है और शांत तरीके से जवाब देती है, मेरी गलती है, मैंने ज्यादा पी ली थी और ऑक्शन मिस कर दिया। आप अपनी बहन को मेरी तरफ से बधाई दे देना, जिससे भी उसकी शादी हो रही है। वो बहुत खुशकिस्मत होगा। उसकी शादी जियांग फैमिली में हो रही है। परफेक्ट मैच। जैसे ही ब्लेयर जियांग फैमिली सुनती है, उसके दिमाग में मेरा नाम आता है। मेरा सरनेम भी जियांग है। क्या वो शादी वही है जहाँ मैं गया हूँ? क्या मेरा कोई कनेक्शन है जिंगबेई जियांग फैमिली से? अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। तभी ठंडी हवा का झोंका आता है और वो प्लेन से उतरती है। उसका ध्यान भटक जाता है। वो सिर दबाकर खुद को संभालती है। वो तो एक आम लड़का है, उसका जियांग फैमिली से क्या लेना देना। कैपिटल एयरपोर्ट पर उतरते ही वो मुझे कॉल करती है। मेरी आवाज ठंडी होती है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है। क्या काम है? ये सुनते ही उसका खून खौल जाता है, लेकिन वो खुद को रोकती है। ईथन, कल मैंने जो कहा वो बस एक गेम था, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं ठंडे तरीके से जवाब देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो गेम था या नहीं। मैं वही मानता हूँ जो देखता हूँ। एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं अभी बिजी हूँ। और मैं कॉल काट देता हूँ। ब्लेयर का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, फोन पर मत लड़ो, सामने जाकर प्यार से बात करना, वो मान जाएगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता है। टिंकुआना एस्टेट, ये नाम सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो जिंगबेई का सबसे एक्सक्लूसिव एरिया है, जहाँ रहने वाले लोग पूरी इंडस्ट्री हिला सकते हैं। क्या ईथन का दोस्त वहाँ शादी कर रहा है? ब्लेयर के दिल में घबराहट बढ़ने लगती है। क्या सच में उसका कोई कनेक्शन है? जियांग फैमिली से 10:30 बजे शादी शुरू होने वाली होती है। मेहमान अपनी सीट्स पर बैठ रहे होते हैं। मैं टॉप फ्लोर टेरेस पर खड़ा सब देख रहा होता हूँ। लायरा ने हर डिटेल खुद प्लान की है। सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा। मुझे समझ आता है कि मॉम ने उसके बारे में कम ही बताया था। असल में वो उससे भी ज्यादा अच्छी है। जियांग लियू अलायंस में बड़े बड़े लोग आएंगे,
ये तो तय था, लेकिन 700-800 टेबल्स के लिए इतना बड़ा वेन्यू क्यों? धूप निकली है लेकिन ठंड अभी भी है, इसलिए हर जगह हीटर लगाए गए हैं ताकि गेस्ट को ठंड ना लगे। फूल यूरोप से मंगवाए गए हैं। हर गेस्ट को गिफ्ट में गोल्ड का लवर लॉक मिल रहा है। मैं जो बाहर पला बड़ा हूँ और पैसे की दुनिया देख चुका हूँ, फिर भी ये सब देखकर थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। मैं अपने माथे पर उड़ते बालों को ठीक करता हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि तभी लायरा मेरे पास आ जाती है। यहाँ ठंड है, अंदर चलते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ और उसके साथ अंदर चला जाता हूँ। लायरा मुझे एक कप गर्म कॉफी देती है। अभी किसी का कॉल आया था। वो वेन्यू का एड्रेस पूछ रहा था। कह रहा था वो जिंगबे पहुंच चुका है। क्या वो तुम्हारा कोई दोस्त है? क्या मैं किसी को गेट पर उसे लेने भेज दूं? कौन दोस्त? मैं अपना फोन निकालकर कॉल लॉग चेक करता हूँ। नाम दिखता है नाडिया। मेरे चेहरे पर हल्का सा अलग सा एक्सप्रेशन आता है। नाडिया जिंगबे आ चुकी है। मेरे होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। वैसे भी पहाड़ी पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। सब लोग फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी थोड़ा टाइट करवा दो। लायरा बिना सवाल किए ऑर्डर दे देती है। जाने से पहले वो वेडिंग रिंग्स मेरे हाथ में रख देती है। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ, फिर मैं धीरे से हंस पड़ता हूँ। ब्लेयर मेरी शादी में आ गई है। मैं सोच भी सकता हूँ उसका चेहरा कैसा होगा जब वो मुझे स्टेज पर देखेगी। मैं रिंग बॉक्स उठाता हूँ और उसे खोलता हूँ। अंदर देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। मैंने यही रिंग्स 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी। मैंने उनकी फोटो ब्लेयर को भी भेजी थी। तब मैं सोच रहा था कि एक दिन उसके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करूंगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही मुझे उसके और काई के बारे में सच पता चल गया था। जिस शादी का मैं सपना देख रहा था, जिन रिंग्स की मैंने कल्पना की थी, वो सब आज मेरे पास है। और जहां तक दुल्हन की बात है, जो मुझे मिली है वो उससे भी बेहतर है। आज उन 7 सालों को याद करके मुझे जरा भी अफसोस नहीं होता, सिर्फ एक राहत महसूस होती है। 11 बजे शादी टाइम पर शुरू हो जाती है। सैकड़ों लोगों की नजरों के बीच लायरा के पिता उसे धीरे धीरे लेकर आते हैं और उसका हाथ मेरे हाथ में रख देते हैं। सेरेमनी एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती है और जल्दी ही वो पल आता है जब रिंग एक्सचेंज होना है। लायरा रिंग उठाती है और उसे मेरी उंगली में पहनाने ही वाली होती है। तभी नीचे अचानक शोर मच जाता है। मैं उस तरफ देखता हूँ और वहां ब्लेयर खड़ी होती है। वो स्टाफ को धक्का देती हुई अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। उसकी नजर सीधे मुझ पर टिकी होती है। उसके दोस्त भी पीछे पीछे चिल्लाते हुए अंदर आते हैं। पूरा हॉल उनकी तरफ देखने लगता है। सबकी नजरें स्टेज और नीचे के हंगामे के बीच घूम रही होती है। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। मैं लायरा की तरफ मुड़ता हूँ। उसके चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों दिख रहा होता है। मैं उसके करीब झुककर धीरे से बोलता हूँ, सॉरी, ये शंघाई के कुछ जान पहचान वाले हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए सेरेमनी रोक सकते हैं? मैं उनसे बात करके मामला शांत कर देता हूँ। लायरा कुछ सेकंड सोचती है, फिर हल्का सा सिर हिला देती है। मैं स्टाफ को इशारा करता हूँ रुकने के लिए। सिक्योरिटी पहले ही उन्हें पकड़ चुकी होती है और बाहर ले जा रही होती है। मेरे हाथ उठाते ही वो रुक जाते हैं। पूरे समय ब्लेयर की नजर मुझसे हटती ही नहीं। मुझे वेडिंग सूट में देखकर वो अपना कंट्रोल खो देती है। तुमने कहा था तुम किसी दोस्त की शादी में जा रहे हो, क्या वो दोस्त तुम खुद हो? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ये तो आम तौर पर खुद के लिए ही बोला जाता है ना? ब्लेयर गुस्से में हंसने लगती है। वो आंखें बंद करती है, फिर खोलती है और उनमें सिर्फ गुस्सा होता है। तो ये तुम्हारा बहाना है मेरे पीछे छुपकर शादी करने का? मेरे पीछे जियांग लियू शादी का न्यूज 1 महीने से घूम रहा है। तुम न्यूज नहीं देखती क्या? जियांग लियू। ये सुनते ही ब्लेयर की नजर दुल्हन पर जाती है। लायरा जो विवियन से मिलती जुलती लगती है, ब्लेयर उसे तुरंत पहचान लेती है। उसकी आंखें फैल जाती है, उसके होठ कांपने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता, लायरा का दूल्हा मैं हूँ, तो मैं असल में हूँ कौन? पीछे खड़े नाडिया और बाकी लोग भी यही समझ जाते हैं। ईथन, तुम जिंगबे जियांग फैमिली से हो। मैं उन्हें शांत नजर से देखता हूँ और खुद का इंट्रो देता हूँ, जियांग फैमिली का इकलौता बेटा, लायरा का होने वाला पति, और कुछ जानना है। मेरे ये शब्द सुनते ही वो सब 6 लोग एकदम चुप हो जाते हैं। शंघाई में ये लड़कियां काफी पावरफुल है, लेकिन ये जिंगबे है कैपिटल। यहाँ जियांग और लियू फैमिली के सामने इनके नाम की कोई वैल्यू नहीं है। लंबी खामोशी के बाद ब्लेयर की आवाज मुश्किल से निकलती है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, तुमने भी मुझसे काफी बातें छुपाई थी, जैसे वो 28 साल वाला प्रॉमिस। बस इन 2 लाइनों से ही उसका चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है। वो आगे बढ़ती है, शब्दों में उलझती हुई, मैं समझा सकती हूँ ईथन, हाँ मैं काई को कभी भूल नहीं पाई, लेकिन इन 7 सालों में मैं वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। लायरा, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, बीच में बोल पड़ती है। वो सिक्योरिटी की तरफ मुड़ती है, इन सबको बाहर ले जाओ। वो मेरा हाथ पकड़ती है, उसका टच गर्म और शांत होता है। वो धीरे से बोलती है, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है ईथन। सेरेमनी के बाद अपने दोस्तों को डिनर पर बुला लेना, गेस्ट्स को इंतजार मत करवाओ। मैंने उससे ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना क्लियर और सही टाइम पर लिया गया फैसला। मैं सिर हिलाकर मान जाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगते। अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। लायरा मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस स्टेज के बीच में ले जाती है। पियानो फिर से बजने लगता है, चारों तरफ तालियां गूंजती है। हम रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही वो बुके फेंकती है, ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगती है। रिबन और फेदर्स हवा में तैरने लगते हैं। दोपहर की धूप सीधे लायरा पर पड़ती है।
उसका चेहरा और भी परफेक्ट लगने लगता है। मैं सामने देखता हूँ और पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं आगे बढ़ता हूँ उस लाइफ की तरफ जो अब शुरू हो रही है। इतनी बड़ी सेरेमनी के बाद मैं पूरी तरह थक चुका होता हूँ। आज जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए मैं फैसला करता हूँ कि लायरा से साफ साफ बात करनी चाहिए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? लायरा का हाथ बीच में रुक जाता है। वो मेरी तरफ देखती है। अगर तुम बात करना चाहते हो तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। उसका ये शांत जवाब मुझे थोड़ा सरप्राइज कर देता है। पहली बार मुझे महसूस होता है मैंने किसी खास इंसान से शादी की है। तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है। तुम्हें फ्यूचर की चिंता नहीं है। लायरा आराम से बैठ जाती है। जिज्ञासा भी है और चिंता भी, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी शादी अच्छे से पूरी हो गई। अब तुम मेरे हस्बैंड हो। आगे हमें साथ में बहुत कुछ फेस करना है। अगर तुम पास्ट शेयर करना चाहते हो तो मैं सुनूंगी, अगर नहीं तो भी ठीक है। जो हो चुका है उससे पकड़कर रखने का क्या मतलब? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ बदलता है। मैं खुलकर बोलना शुरू करता हूँ। आज जो लोग आए थे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त थे। हम 7 साल साथ थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। जब मुझे सच पता चला मैंने सब खत्म कर दिया। जिंगबेई वापस आकर फैमिली के प्रेशर में मैंने ये शादी मान ली। कल ब्रेकअप फाइनल हुआ। उसे ये भी नहीं पता था मैं कौन हूँ और वो यहाँ आ गई। लायरा चुपचाप सुनती रहती है। उसके चेहरे पर हल्का सा एक्सप्रेशन आता है। कल ब्रेकअप और आज शादी थोड़ा जल्दी नहीं है, शायद है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। जब तक बाहर से सब स्टेबल दिखे वही काफी है। मेरे चेहरे की सीरियसनेस देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने किससे शादी की है? ज्यादा नहीं, मुझे बस जियांग ग्रुप संभालना है। लायरा कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में देखती रहती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। उधर ब्लेयर को सिक्योरिटी खींचते हुए बाहर ले जा रही होती है। उसके लिए ये अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। उसके दोस्त भी बच नहीं पाते, उन्हें भी एस्टेट के गेट के बाहर फेंक दिया जाता है। चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी होती है। गुस्सा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और उन सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स कैमरे लेकर खड़े होते हैं, सदी की इस शादी की झलक पाने के लिए। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ब्लेयर को तुरंत पहचान लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मिस ब्लेयर, क्या आप शादी में गेस्ट थी? आप ठीक नहीं लग रही है। अंदर क्या हुआ? बस इतना सुनना था कि बाकी सारे रिपोर्टर्स भी उस पर टूट पड़ते हैं। ब्लेयर पहले से ही टूटने की हालत में होती है। कैमरों के सामने ऐसे घिर जाना उसे पूरी तरह भड़का देता है। वो एक रिपोर्टर को धक्का देकर गिरा देती है, कई कैमरे तोड़ देती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। उसी रात ये खबर एंटरटेनमेंट हेडलाइंस बन जाती है। ब्लेयर द्वारा रिपोर्टर्स पर हमला, बाई फैमिली कॉर्पोरेशन की इमेज एक रात में गिर जाती है। नेगेटिव न्यूज इतनी तेजी से फैलती है कि पैसा भी उसे रोक नहीं पाता। ब्लेयर अपने होटल रूम में खुद को बंद कर लेती है और लगातार पीती रहती है। तभी काई का कॉल आता है। ब्लेयर, न्यूज में कह रहे हैं कि जियांग लियू शादी का दूल्हा ईथन है। वो जियांग है। तो कंफर्म हो गया। काई की आवाज में एक्साइटमेंट आ जाती है। सेलेस्ट ने बताया कि हमारी 4 फैमिलीज का जॉइंट प्रोजेक्ट यूंडाओ रेडी है। फाइनल अप्रूवल जिंगबेई साइड के हाथ में है। तुम 7 साल उसके साथ थी। क्या तुम उससे फेवर लेकर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए नहीं ले सकती? ब्लेयर का दिमाग धुंधला होता है, लेकिन एक बात साफ रहती है, वो खाली हंसी हंसती है। फेवर मांगू? उसने अभी लायरा से शादी की है, तो क्या 7 साल साथ रहे हो? कुछ तो फीलिंग बची होगी। ट्राई तो करो। तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया था, वो बहुत गुस्से में थे। अगर ये काम कर दिया तो सब शांत हो जाएगा। ये बातें धीरे धीरे उसे प्रभावित करती है। वो पूरी तरह मानती नहीं है, बस एक गोलमोल जवाब देकर कॉल काट देती है। वो बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी मारती है। धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होता है। कुछ मिनट बाद नाडिया अंदर आती है। वो भी वही बात दोहराने लगती है। ब्लेयर सोफे पर बैठी खिड़की के बाहर देखती रहती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। प्रोजेक्ट यूंडाओ हर किसी की चाहत है। जिंगबेई, शंघाई, हांगकांग, मकाऊ, हर जगह की ताकतें इसमें लगी है। शंघाई की 4 फैमिलीज ने मिलकर इसे पकड़ने की कोशिश की है और उसकी जानकारी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को देखने वाली वीरा है, जो ईथन की आंटी है। अगर वो ईथन के जरिए वीरा तक पहुंच जाए तो आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा। लंबी खामोशी के बाद ब्लेयर फैसला कर लेती है। वो कोशिश करेगी, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं। उसका अपना एक कारण भी है। वो मुझे एक बार फिर देखना चाहती है। शादी के दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन के बाद मैं सीधे जियांग ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचता हूँ और वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल लेता हूँ। मेरे पापा मुझे उनकी ट्रेन की हुई असिस्टेंट टीम देते हैं ताकि मैं जल्दी से काम समझ सकूं। पूरा दिन मैं फाइल्स और रिपोर्ट्स में लगा रहता हूँ। धीरे धीरे मुझे कंपनी का पूरा सिस्टम समझ आने लगता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तब तक रात हो चुकी होती है। 8 बजे पूरी बिल्डिंग अंधेरी होती है, सिर्फ मेरा ऑफिस जल रहा होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लायरा हल्की सी मुस्कान देती है। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। मुझे तो अभी हनीमून पर होना चाहिए था। तभी मुझे एहसास होता है, सुबह जब मैंने ऑफिस जाने की बात कही थी उसके चेहरे का मतलब क्या था। मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। पहली बार शादी हुई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सब भूल गया था। वैसे भी हनीमून जैसी चीजें नॉर्मल कपल्स के लिए होती है। हम तो एक बिजनेस अरेंजमेंट है। सेलिब्रेट करने जैसा क्या है? एक पल के लिए लायरा की आंखों में कुछ बदलता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। वो पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है। अगर तुम बिजी हो तो सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी अभी हमारी शादी हुई है। कम से कम वाइस प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए टाइम निकाल सकता है। उसकी आवाज में हल्का सा मजाक होता है। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। मैं सिर हिलाता हूँ और कार में बैठ जाता हूँ। हम डिनर के लिए
एक फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट चुनते हैं। पीक टाइम होता है, हम थोड़े लेट होते हैं, सारे प्राइवेट रूम पहले से फुल होते हैं। मुझे भूख लगी होती है और वेट करने का मन नहीं होता। लायरा की सहमति से हम हॉल में खिड़की के पास एक कोने वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। मेन्यू आते ही लायरा उसे सीधे मुझे दे देती है। वो मुझे उनके स्पेशल डिशेस के बारे में बताने लगती है। उसकी सलाह मानकर मैं 4-5 डिश ऑर्डर कर देता हूँ, फिर मेन्यू वापस दे देता हूँ। वो खुद कुछ ऑर्डर नहीं करती। मैं उसे देखता हूँ थोड़ा कंफ्यूज होकर। तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर रही? मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। वो मुस्कुराकर सिर हिलाती है। उसकी आंखों में एक गर्म और स्थिर एहसास होता है। हम हस्बैंड वाइफ है, अब रोज साथ में खाना खाएंगे, तो मुझे तुम्हारी पसंद की आदत डालनी चाहिए। धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मैं हल्का सा हंसता हूँ। शादी हुई है, कोई कैद नहीं हुई। हम दोनों की अपनी अपनी पसंद हो सकती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो मन में है सीधे बोलो, हम बात करके सब सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी, हाँ कुछ भी। तो क्या हम हनीमून कैंसिल ना करने की बात कर सकते हैं? उसका इतना सीरियस टोन देखकर मैं पहले कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बात हनीमून की निकलती है। मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। तुम सच में हनीमून पर जाना चाहती हो? मैं काफी समय से इस शादी की तैयारी कर रही थी। मुझे एक ब्रेक चाहिए और दोनों फैमिलीज भी चाहती है कि हम जल्दी करीब आए। हनीमून उसके लिए अच्छा रहेगा, है ना? उसकी सच्चाई देखकर मेरे सारे बहाने वहीं खत्म हो जाते हैं। सच में लायरा एक अच्छी वाइफ है। वो हर बात में मेरी सोच की इज्जत करती है। मेरे लिए हनीमून खास मायने नहीं रखता, लेकिन मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। मैं हाँ कह देता हूँ। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी आ जाती है। जब तुम फ्री हो जाओगे मैं सब प्लान कर लूंगी। उधर ब्लेयर पूरे दिन जियांग ग्रुप के बाहर मेरा इंतजार करती रहती है। आखिरकार वो मुझे देख लेती है। वो मेरा पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक आ जाती है। पूरा शाम मैं अपनी सीट से उठता ही नहीं। मैं और लायरा साथ में हंसते बात करते रहते हैं। हम एक दूसरे को खाना भी खिलाते हैं। ये सब देखकर ब्लेयर अंदर से टूट जाती है। उसकी टेबल पर रखा खाना 2 घंटे तक वैसे ही पड़ा रहता है। वो बस मुझे देखती रहती है। आखिर उसे मौका मिलता है। जैसे ही मैं वॉशरूम के लिए उठता हूँ वो तुरंत मेरे पीछे आ जाती है। कॉरिडोर में मुझे रोक लेती है। ईथन, तुमने लायरा से शादी क्यों की? मैं मुड़कर उसे देखता हूँ। मेरे चेहरे पर हल्का सा सरप्राइज आता है। अगर मुझे सही याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं किससे शादी करता हूँ? इससे तुम्हें क्या? मेरी ठंडी आवाज उसे सीधे चोट पहुंचाती है। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। जियांग लियू शादी 1 महीने पहले तय हो गई थी, तब हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। तुम पहले से ही अगली चाल चल रहे थे। मैं दीवार से टिककर उसे देखता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट होती है। हाँ, मैंने 1 महीने पहले जिंगबई वापस आकर शादी का फैसला किया था। लेकिन तुम गुस्सा किस बात पर हो? तुमने 7 साल तक प्लान किया था कि जैसे ही काई 28 का होगा तुम मुझे छोड़ दोगी। मैंने अपने लिए 1 महीने पहले प्लान बना लिया, तो उसमें क्या गलत है? मेरे शब्द उसे पूरी तरह चुप कर देते हैं। वो मुट्ठियां भींच लेती है। दिल में उठ रहे पछतावे और दर्द को दबाने की कोशिश करती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। तुम मुझे और काई के बारे में गलत समझ रहे हो। मुझे पता था कि वो मुझे उस तरह से नहीं चाहता, लेकिन हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते थे और वो प्रॉमिस, वो एक ऑब्सेशन बन गया था जिससे मैं बाहर नहीं निकल पाई। मैं सच में तुम्हारे साथ ठीक से रहना चाहती थी। यहाँ आते वक्त मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। मैंने रिंग्स भी चुन ली थी। ईथन, बस इस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मैं ठंडे अंदाज में हंसता हूँ। उसने तुम्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें याद आया कि तुम्हारे पास बैकअप भी है। बुरा हुआ, मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। जाओ काई को प्रपोज करो, शायद वो हाँ कर दे। मेरी आवाज में साफ नफरत होती है। हर शब्द उसके दिल में और गहराई से चुभता है। वो आगे बढ़ती है और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ। मैंने उसे कभी सच में प्यार नहीं किया। मैं पहले अंधी थी, मैं उसे पहचान नहीं पाई। उस बर्थडे पार्टी के बाद ही मुझे समझ आया। इन 7 सालों में मैं तुम्हारी आदत डाल चुकी थी, तुम्हारे साथ रहने की। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं ये सब सुनकर अंदर से घिन महसूस करता हूँ। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि काई तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हें बैकअप जैसा ट्रीट किया गया, ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या तुम सोचती हो कि 7 साल उसका इंतजार करके तुम कोई वफादार हीरोइन बन गई हो? अब अपने ही लॉयल्टी पर रोने वाली हो? लेकिन जब तुम उससे नफरत कर रही हो, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी बिल्कुल उसी जैसी हो? उसने तुम्हें पकड़े रखा बिना कमिट किए और तुमने मेरे साथ वही किया। तुम दोनों एक जैसे हो। तो ये पछतावे का नाटक मेरे सामने मत करो। ये सुनते ही उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। मुझे अब उसकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुड़कर वापस हॉल की तरफ चल देता हूँ। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, ब्लेयर अपना कंट्रोल खो देती है। वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। मेरा सब्र खत्म हो जाता है। मैं उसे जोर से झटक देता हूँ। उसी पल ऊपर लगा झूमर अचानक टूटने की आवाज करता है और सीधा मेरी तरफ गिरता है। 1 सेकंड के अंदर ब्लेयर बिना सोचे मुझे जोर से धक्का दे देती है। भारी आवाज के साथ झूमर गिरता है। लोहे का वो भारी स्ट्रक्चर सीधे उसके कंधे पर गिरता है। मैं पीछे की तरफ गिरता हूँ और सीधा लायरा से टकराता हूँ जो अभी वहां पहुंची होती है। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूँ। ब्लेयर जमीन पर पड़ी होती है। दर्द से उसका शरीर सिकुड़ा हुआ होता है। वो अपने बाएं हाथ से अपने दाएं कंधे को पकड़कर दबा रही होती है। उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। दर्द साफ दिख रहा होता है। स्टाफ तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। लायरा मेरी तरफ मुड़कर पूछती है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं ठीक हूँ, वो राहत की सांस लेती है और मुझे वहां से ले जाती है। जमीन पर पड़ी ब्लेयर हमें साथ जाते हुए देखती रहती है। वो अपने होंठ जोर से काटती है, आवाज नहीं निकालती, लेकिन उसका रोना अब रुकता नहीं। वो आंखें बंद कर लेती है और एक एक करके सारी यादें उसके दिमाग में आने लगती है। हर याद मेरे साथ की होती है। जब उसका पेट खराब हुआ था मैं उसके पास
से हिला तक नहीं था। डॉक्टर्स को कॉल करता रहा, बार बार उसका ख्याल रखता रहा। जब उसका हाथ टकराकर सूज गया था, मैंने तुरंत अंडा उबालकर उसे उसके हाथ पर रोल किया था ताकि सूजन कम हो जाए। जब उसे रात में नींद नहीं आती थी, मैं खुद जागकर उसके साथ बैठा रहता था। धीमी म्यूजिक चलती रहती थी और गर्म दवा चूल्हे पर बनती रहती थी। उसके लाइफ की हर छोटी चीज मैंने अपनी तरह संभाली थी, हर एक चीज। और आज वो मुझे बचाने के चक्कर में खुद चोट खाकर जमीन पर पड़ी है और मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी पल ब्लेयर को साफ समझ आ जाता है कि मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जिससे वो जानती थी। अब वो मेरी दुनिया नहीं है और मैं अब उससे प्यार नहीं करता। जब हम घर पहुंचते हैं, मेरे अंदर का टेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। मैं सोफे पर बैठकर गर्म चाय पीता हूँ। अभी जो हुआ वही दिमाग में घूम रहा होता है, वो झूमर। मेरी धड़कन अभी भी थोड़ी तेज है। मैं लायरा से कुछ कहने ही वाला होता हूँ, फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो मेरे पास झुक कर बैठी होती है, हाथ में फर्स्ट एड किट लिए। मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, फिर ये किट किस लिए है? वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप मेरे टखने की तरफ इशारा करती है। मैं उसकी नजर फॉलो करता हूँ। मेरी एड़ी पर हल्का सा कट लगा होता है, कांच का छोटा सा टुकड़ा जो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। लायरा कॉटन स्वैब उठाती है और उसे एंटीसेप्टिक में डुबोती है। थोड़ा जल सकता है। नॉर्मली मैं इतनी छोटी चोट को इग्नोर कर देता, लेकिन उसे इतना सीरियस लेते देख मुझे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ नहीं है ये, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं बोल ही रहा होता हूँ कि एंटीसेप्टिक लगते ही मेरे मुंह से आवाज निकल जाती। वो घाव साफ करके उस पर बैंडेज लगा देती। मैं किसी को भेजती हूँ वाटरप्रूफ कवर लाने के लिए। अगले कुछ दिनों तक नहाते वक्त इसे यूज करना, घाव सूखा रखना और बाहर जाओ तो चप्पल पहनना। मैं बचपन से घर से दूर रहा हूँ, आंटी के साथ बड़ा हुआ हूँ। 4 साल यूनिवर्सिटी, 6 साल का रिलेशन, सब कुछ अकेले ही संभाला है। पहली बार कोई मेरी इतनी छोटी चोट को लेकर इतना केयर कर रहा है। मैं माहौल हल्का करने की कोशिश करता हूँ। छोड़ो भी, इस स्पीड से तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लायरा ऊपर देखकर मेरी आंखों में देखती है। उसका एक्सप्रेशन इस बार काफी सीरियस होता है। आज तुम्हें जो चोट लगी उसमें मेरी भी गलती है, चाहे छोटी हो। चोट दर्द देती है। आज तुम्हें पहले ही डर लग चुका है। मैं नहीं चाहती तुम्हें और परेशानी हो, इसलिए मैं ठीक से कर रही हूँ। थोड़ा सावधान रहना गलत नहीं है। बस मुझे करने दो ईथन। उसकी सच्चाई और उसकी आंखों में हल्का सा खुद पर गिल्ट कुछ अंदर छू जाता है। मैं उसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख पाता, बस नीचे देखकर हल्का सा सिर हिला देता हूँ। जैसे ही वो किट लेकर बाहर जाती है, नाडिया का कॉल आ जाता है। तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? ब्लेयर तुम्हें बचाते हुए इतनी बुरी तरह चोट खा गई और तुम उसे देखने भी नहीं गए। उसके बेकार आरोप सुनकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरा हाथ पकड़कर नहीं खड़ी होती तो वो झूमर मेरे पास आता ही नहीं। जो हुआ उसकी वजह वो खुद है, उसमें मेरी क्या गलती? जो भी हुआ हो, उसने आखिर में तुम्हें बचाया तो सही। तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं होता? नाडिया जिस तरह बात घुमा रही है वो देखने लायक है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी नजर अपने टखने की बैंडेज पर जाती है और मैं तुरंत बहाना बना देता हूँ। मैं आना चाहता हूँ लेकिन मैं भी घायल हूँ, अभी चल फिर नहीं सकता। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रहती है, फिर नाडिया का टोन बदल जाता है। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकते तो हिसाब बराबर करने का एक तरीका है। सुना है 1 महीने बाद यूंडाओ प्रोजेक्ट का लॉन्च डिनर है, अपने सेक्रेटरी से कुछ इन्विटेशन भेज देना और मामला खत्म। अब मुझे समझ आता है असल बात क्या है। मैं हल्का सा हंसता हूँ और तुरंत मान जाता हूँ। कॉल काटने के बाद मैं वीरा को मैसेज करता हूँ और प्रोजेक्ट की डिटेल्स पूछता हूँ। फिर उससे कहता हूँ कि कल कुछ इनविटेशन भेज दे। अगले कुछ दिनों तक मैं जहाँ भी जाता हूँ लायरा मेरे साथ रहती है। शुरू में मैं उसे कहता हूँ कि वो अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन हर बार वो एक ही बात कहती है, अभी अभी हमारी शादी हुई है। धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आती है, जहाँ भी लायरा होती है, काम में जो भी प्रॉब्लम आती है, उसके पास हमेशा उसका सॉल्यूशन होता है। मैं धीरे धीरे उसकी मौजूदगी का आदी हो जाता हूँ। दिन ब दिन हमारे बीच की दूरी कम होने लगती है। जब मैं रात तक काम करता हूँ, लायरा पास में बैठकर अपने लैपटॉप पर चुपचाप काम करती रहती है। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता है तो पहले मुझे बता देती है। छुट्टी के दिनों में वो मुझे बाहर ले जाती है और मैं ऐसी ऐसी जगहें देखता हूँ जिनके बारे में मुझे पहले पता भी नहीं था। 2 हफ्ते बाद लूनर न्यू ईयर आ जाता है। जियांग और लू फैमिली साथ में सेलिब्रेट करने का फैसला करती है। टेबल के चारों तरफ 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे होते हैं। माहौल गर्म और खुशियों से भरा होता है। हर बात घूम फिर कर हम दोनों पर आ जाती है। मेरी माँ हमें देखकर खुश नजरों से मुस्कुराती है। ईथन बिल्कुल अपनी आंटी जैसा जिद्दी है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने इससे घर आने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया। खुद ही सब करना चाहता था, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। लायरा, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मैं तुम्हारी साइड हूँ। सबके सामने ऐसा सुनकर मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ, लेकिन लायरा पहले ही मेरे हाथ में छिली हुई संतरा रख देती है और बोल पड़ती है, मॉम आप इन्हें ज्यादा डांट रही है। ईथन जिद्दी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसे पता है इसे क्या करना है। वीरा के साथ काम करके ये जियांग ग्रुप संभाल लेगा। मुझे तो इसके साथ कदम मिला के चलना होगा। बस उम्मीद है मैं इसे स्लो ना कर दूं। लू फैमिली भी उसकी तारीफ करने लगती है। मेरी माँ और भी खुश हो जाती है। बस तुम दोनों साथ खुश रहो, और अगर जल्दी एक बच्चा भी हो जाए तो और भी अच्छा होगा। टेबल पर बैठे बाकी बड़े लोग भी मजाक में यही बात पकड़ लेते हैं। मेरा चेहरा और कान दोनों
लाल हो जाते हैं। लायरा ये देख लेती है और तुरंत मुझे बाहर गार्डन में ले जाने का बहाना बना देती है। ठंडी हवा मेरे चेहरे को वापस नॉर्मल कर देती है। लायरा मुस्कुराती है और बात बदल देती है। क्या तुम कल वाले डिनर में जा रहे हो? हाँ, ब्लेयर को जो इनविटेशन मिला है वो मैंने भेजा था। मुझे देखना है वो क्या प्लान कर रही है। तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा है, मुझे भी जाना है। मैं उसे देखकर सच में थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। तुम्हें प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है या तुम और विवियन अभी युआन चुआन डील में बिजी नहीं हो? इतने क्रिटिकल टाइम में भी तुम यहाँ देखने आओगी? वो समझ जाती है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो आंखें झपकाकर मुस्कुराती है। मुझे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हॉलीडे है, मेरे पास टाइम है, बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरे पास एक ही इन्विटेशन बचा है। हम नीचे जाकर वीरा को ढूंढते हैं। यूनडाओ प्रोजेक्ट का लॉन्च डिनर जिंग बे के सबसे बड़े होटल में होता है। शाम 7 बजे इवेंट शुरू हो जाता है। प्रोजेक्ट लीड स्टेज पर आकर ओपनिंग अनाउंस करता है। जियांग फैमिली की कार ट्रैफिक में फंस जाती है। हम आधा घंटा लेट पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है वीरा के आसपास भीड़ जमा हो जाती है। सब इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। मैं वो भीड़ देखकर ही दूर हट जाता हूँ। मैं लायरा का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ से अंदर चला जाता हूँ। हम दोनों प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे। हम आराम से घूमते हुए खाना और वाइन ट्राई करने लगते हैं। दूसरी मंजिल पर ब्लेयर रेलिंग के पास खड़ी होती है। उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास होता है। वो हमें तुरंत देख लेती है। मैं लायरा के पास झुककर उससे कुछ बोल रहा होता हूँ। इस एक महीने में ब्लेयर ने बहुत कुछ सोच लिया होता है। वह मुझे छोड़ने की कोशिश कर चुकी होती है। मैं जियांग हूँ और मैंने लियू फैमिली में शादी की है। दोनों फैमिली उसके पहुंच से बाहर है। वो खुद को समझाती रही कि आगे बढ़ना होगा, लेकिन जैसे ही वो हमें इतना करीब देखती है उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा फिर से उठ जाता है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। काई भी उसकी नजर फॉलो करता है। वो मुझे देखता है और उसकी आंखों में भी कुछ चमकता है। वो सेलेस्ट का हाथ पकड़कर नीचे जाने लगता है। नाडिया ब्लेयर को पकड़कर पीछे पीछे चलती है। चारों भीड़ को चीरते हुए हमारे सामने आकर रुक जाते हैं। लायरा, काफी समय बाद मिल रहे हैं, सुना है तुम्हारी शादी हो गई, बधाई हो। लायरा बस 2 शब्द बोलती है, थैंक यू, और माहौल तुरंत ठंडा पड़ जाता है। सेलेस्ट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता और वो काई को हल्का सा इशारा करती है। काई आगे बढ़ता है और कैजुअल तरीके से हाथ हिलाता है। इथन, याद है मुझे, कुछ महीने पहले मिले थे। काई, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मेरी आवाज सुनते ही ब्लेयर आखिरकार ऊपर देखती है। वो मेरी ठंडी और बेपरवाह नजर को पकड़ लेती है। इथन, काफी समय हो गया, सुना उस रात तुम्हें चोट लगी थी, अब ठीक हो? तुम्हारी वजह से जल्दी ठीक हो गया। मेरे शब्दों का वजन सुनते ही ब्लेयर थोड़ा काम जाती है। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखने लगता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन लायरा बीच में बोल पड़ती है। मैं और इथन आज उनकी आंटी के साथ आए हैं। सेलेस्ट, यहाँ मिलना सच में सरप्राइज है। न्यू ईयर पर जिंगबेई तक आना। कोई खास वजह है? नाडिया तुरंत सेलेस्ट को कोहनी मारती है। यही मौका है। हमारी फैमिलीज को यूंडाओ प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो सोचा यहाँ आकर देख ले। सुना है इथन की आंटी इसे संभाल रही है। क्या पुरानी पहचान के लिए हमें उनसे मिलवा सकते हो? लायरा तुरंत जवाब नहीं दी। वो मेरी तरफ देखती है जैसे चुपचाप पूछ रही हो। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, हम मदद करना चाहेंगे लेकिन जैसा तुम देख रहे हो मेरी आंटी अभी काफी बिजी है, अभी सही टाइम नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ये मना है। वो ज्यादा दबाव नहीं डालते, थोड़ी और फॉर्मल बातें करके वहां से हट जाते हैं। लेकिन ब्लेयर वहीं खड़ी रहती है। वो बस मुझे देखती रहती है जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। मैं लायरा का हाथ पकड़ता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। ब्लेयर हमारे पीछे पीछे चलने लगती है जैसे बिना सोचे बस पीछे आ रही। हम हॉल से निकलकर दूसरी मंजिल फिर गार्डन तक पहुंच जाते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता लायरा रुकती है और बोलती है, मिस ब्लेयर, आप काफी देर से हमारे पीछे आ रही है, कुछ कहना है। ब्लेयर जैसे अचानक होश में आती है। वो जल्दी से माफी मांगती है, सॉरी मैंने ज्यादा पी ली थी, रास्ता भटक गई थी। उसकी बात सुनकर लायरा हल्का सा हंसती है लेकिन उसकी आवाज ठंडी होती है। एक बार की गलती माफ हो सकती है लेकिन आदत मत बनाइए। इथन के पास शायद कुछ फीलिंग्स बाकी हो लेकिन मेरा आपके फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं है। उसकी बातों के पीछे छुपी चेतावनी सीधे ब्लेयर को लगती है। उसे पता है लियू फैमिली क्या कर सकती है। एक शब्द और उसका पूरा फैमिली खत्म हो सकता है। ब्लेयर सब समझ जाती है। वो चुपचाप सब सह लेती है और वापस मुड़ जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है, मिस वीरा, आपके भतीजे और हमारी फैमिलीज का थोड़ा कनेक्शन है, क्या आप ये टोस्ट स्वीकार करेंगी? जैसे ही मैं ये सुनता हूँ मुझे समझ आ जाता है कुछ गलत हो गया है। मैं जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ता हूँ। भीड़ को पार करते हुए मैं माफी मांगने ही वाला होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ वीरा फोन निकाल कर सिक्योरिटी को कॉल कर रही है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें उन चारों पर टिक जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आज यूंडाओ प्रोजेक्ट का लॉन्च डिनर है, कोई नेटवर्किंग शॉर्टकट नहीं। अगर इन्विटेशन मिला है तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। इन चारों के पीछे मत जाइए वरना बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर मत कहना बताया नहीं। सिक्योरिटी उन्हें पकड़कर बाहर ले जाती। मैं और लायरा वापस अंदर आते हैं। हम दरवाजे पर रुककर ये सीन देखते हैं। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अंदर से एमसी की आवाज आती है, प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका होता है। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं होता। मैं लायरा का हाथ पकड़ता हूँ, चलो घर चलते हैं। वो हमेशा की तरह मान जाती है। वो वीरा को मैसेज करती है और हमें घर लेकर चली जाती है। इन दिनों हम पुराने फैमिली हाउस में रह रहे होते हैं। हॉलीडे की वजह से सारे स्टाफ छुट्टी पर होते हैं। घर पूरी तरह शांत होता है। हम दोनों सोफे पर बैठकर एक फिल्म देखने लगते हैं। करीब आधी रात अचानक मुझे टांगयुआन खाने का मन करता। पास की हर जगह पर डिलीवरी बंद हो चुकी होती है। मैं फोन पर अनअवेलेबल का मैसेज देखता हूँ और लंबी सांस छोड़ देता हूँ। लायरा मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख लेती है।
उसके चेहरे पर हल्की सी गर्म मुस्कान आ जाती है। वो उठती है, किचन में ढूंढते ढूंढते ग्लूटिनस राइस फ्लोर का पैकेट निकाल लेती है। मैं भी क्यूरियस होकर उसके पास चला जाता हूँ। तुम टांगयुआन बनाना जानती हो? लायरा मुझे आटा छेड़ते हुए देखती है और तुरंत समझ जाती है कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। वो 2 एप्रन निकालती है और एक मुझे दे देती है। वीडियो देखकर बना लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे ये आइडिया सही लगता है। मैं फ़ोन निकालकर ट्यूटोरियल खोल लेता हूँ। हम दोनों करीब 1 घंटे तक वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। आखिर में जो बनता है वो कुछ टेढ़े मेढ़े अजीब शेप वाले राइस बॉल्स होते हैं। जब पानी उबलता है मैं उन्हें डालने के लिए आगे बढ़ता हूँ। लायरा मुझे रोक देती है। उसे डर होता है कि मैं खुद को जला दूंगा। वो प्लेट ले लेती है और मुझे 2 बाउल लाने भेज देती है। घर में फर्मेंटेड राइस नहीं होता तो वो मिठास के लिए ब्राउन शुगर डाल देती है। जब तक हम दोनों के बाउल तैयार होते हैं तब तक आधी रात हो चुकी होती है। मैं अपने बाउल में सबसे बड़ा वाला उठाकर चम्मच पर रखता हूँ और गर्व से दिखाता हूँ, सबसे बड़ा वाला मेरा है। लगता है इस साल मेरी किस्मत अच्छी रहेगी। लायरा मुझे देखकर मुस्कुराती है। मैं एक बाइट लेता हूँ। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर मैं उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा नहीं है, लायरा कंफ्यूज होकर पूछती है। मैं जल्दी जल्दी सिर हिलाता हूँ, फिर चम्मच उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। बहुत अच्छा है, ट्राई करोगी? लायरा एक नज़र में समझ जाती है कि मेरा बनाया हुआ बड़ा राइस बॉल अंदर से कच्चा है। फिर भी वो बिना सोचे झुकती है और उसे पूरा खा लेती है। मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाता हूँ। चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। मैं हाथ से उसे छुपाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा है ना? लेकिन उसका चेहरा सच में चमक उठता है। वो थम्स अप करती है। बहुत स्वाद है, मीठा, चुई, बिल्कुल मेरी पसंद का। उसकी आंखें सच में चमक रही होती है। मुझे समझ नहीं आता वो सच बोल रही है या नहीं, लेकिन मुझे अपने टेस्ट बड्स पर भरोसा है। मैं चम्मच नीचे रखता हूँ और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाता हूँ। मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। लायरा एक ही बार में सब निगल लेती है। जब तक मैं उसका मुंह देखने की कोशिश करता हूँ कुछ भी बचा नहीं होता। मेरा चेहरा गिर जाता है। वो राइस बॉल कच्चा था। तुम मजाक कर रही हो ना? हम दोनों हंसते खेलते बात कर रहे होते हैं और उसी दौरान बैलेंस बिगड़ जाता है। हम दोनों सोफे से फिसलकर नीचे कारपेट पर गिर जाते हैं। रात अभी बाकी है और हमारे आगे की कहानी भी।